ठीक है, चलो एक बात बताना, तुमको कंपनी का मतलब क्या पता है? तुम्हारे हिसाब से कंपनी क्या होता है? तुम लोगों को कंपनी का मतलब क्या पता है? अगर तुम एक वर्ड सुनते हो कंपनी, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले थॉट किस चीज का आता है? हाँ हाँ, क्या बोला पार्थ? तेरी आवाज ही नहीं आ रही है। प्रॉफिट मेकिंग फाउंडेशन, अच्छा, जिसका प्रॉफिट मेकिंग फाउंडेशन होता है, तो वो सिर्फ कंपनी होती है? पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है? माय कसम, देख इंग्लिश देख उसकी आज। तो क्या बोली? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। अच्छा, तो पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है? होता है ना? तो फिर कंपनी में ऐसा क्या समझ में आता है तुमको? अच्छा, मैं कंपनी क्यों बनाऊं? सबसे पहले तो मैं कंपनी क्यों बनाऊं? कितने कितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से कोई हेल्प कर सकता है? व्हाट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पर्संस हैज व्हाइल डूइंग अ बिजनेस? सबसे पहला, जब अकेला एक इंसान बिजनेस शुरू करता है तो उसको क्या बोला जाता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। उसको बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां पे वन इंडिविजुअल बिजनेस करता है, वन इंडिविजुअल काम करता है। क्लियर है यहां तक? सर, जब कोई इंसान, एक अकेला इंसान बिजनेस करता है तो उसको सोल प्रोप्राइटर बोला जाता है। जब सर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और उसमें भी एक दूसरे के बीच में प्रॉफिट को शेयर करते हैं, लॉसेस को शेयर करते हैं, खर्चे को शेयर करते हैं, इनकम को शेयर करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। सर, जिसमें टू और मोर देन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से काम करते हैं। मतलब एक फर्म ने अगर 1 लाख रुपए कमाए साल के और उसमें 5 पार्टनर्स है, तो हर पार्टनर को 20,000 रुपीज ईच मिलेगा, अज्यूमिंग कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग रहेगा तो अलग अलग मिलेगा। जैसे कोई पार्टनर का रेशियो रहेगा 10% का, तो उसको 1 लाख का अगर प्रॉफिट कमाती है तो खाली 10,000 मिलेगा। और किसी पार्टनर का अगर 50% का रेशियो रहेगा, तो अगर उस फर्म ने 1 लाख कमाए तो 50,000 मिलेगा। सीधी सी बात है। ओके, थर्ड मैं बात करता हूं कंपनी की। अब प्राइमा फेसिली समझ लो, कंपनी हमेशा दो टाइप की रहेगी। प्लीज कोई हेल्प कर पाएगा? कंपनीज आर ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अब कोई इसमें बोलेगा सर 1% कंपनी भी तो होता है। वो कंपनीज एक्ट में घुस गया। मैं कंपनीज एक्ट में तो घुसना ही नहीं, मुझे, मैं उसके पहले बाहर ही खड़ा हूं। दो टाइप की कंपनीज रहेगी सर, एक रहेगी प्राइवेट कंपनी, एक रहेगी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी बोले तो क्या? कंपनी में लिमिटेड नंबर ऑफ लोग रहेंगे जो मेंबर्स रहेंगे। हाँ, कामाक्षी कुछ बोल रही है? जिस कंपनी में पब्लिक का पैसा नहीं लगा और जिसके शेयर्स में ही। परफेक्ट सर, जिस कंपनी में पब्लिक इन्वॉल्व है ही नहीं, जिस कंपनी में हम घर घर के मेंबर इन्वॉल्व है, उसको बोला जाएगा प्राइवेट कंपनी। और जिस कंपनी में बाहर के लोगों का, इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्टेड है, उसको बोला जाएगा पब्लिक कंपनी। सीधी सी बात है। वाई डू अ कंपनी गोस पब्लिक? वाई डू अ कंपनी गोस पब्लिक? जैसे तुमने पेटीएम नाम सुना? पेटीएम सुना ना नसीब? मैं बोला पता नहीं 1980 में पैदा हुए थे के सालों तुम। पेटीएम की न्यूज सुनी होगी। पेटीएम करो, पेटीएम न्यूज। कल की न्यूज है ये, देख लो डेट क्या है। डेट कब की है? 28 मई। कल की, आज की डेट है, सॉरी आज की डेट है, 11:10 की। क्या बोल रहा है पेटीएम? Paytm is planning to launch India's biggest IPO later this year. What do you mean by IPO? IPO is Initial Public Offering. जब भी कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए, तो वो जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक के पास जाती है, मतलब कंपनी जब अपने कंपनी के शेयर्स फर्स्ट टाइम मार्केट में फ्लोट करती है, उसको बोला जाता है IPO, दैट इज इनिशियल
पब्लिक ऑफरिंग, और उसके बाद में जब भी कंपनी पब्लिक के पास जाएगी उसको बोला जाएगा FPO, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम होगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, बार बार होगा फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। समझ में आया? आज अगर रिलायंस कंपनी मुझे कॉल करती है, बोलती है कि मैं अपने शेयर्स लॉन्च करना चाहती हूं, तो वो क्या रहेगा? FPO या IPO? FPO, क्योंकि सर रिलायंस कंपनी तो कब से जिंदा है? उस कंपनी ने तो 1970 में फर्स्ट टाइम अपना IPO लाया था, और उसके बाद में वो जब भी शेयर्स मांगती है तो उसको FPO बोला जाएगा। यहां तक क्लियर है बात? मेरा क्वेश्चन ये है भाई, पेटीएम IPO लॉन्च कर क्यों रहा है? पेटीएम के पास में क्या कमी हो रही है? हाँ, पब्लिक से क्यों पब्लिक से पैसा क्यों चाहिए? क्या बोल रही है अवंती? रेज द कैपिटल तो बैंक के पास चले जाओ ना, क्या दिक्कत है तुमको बैंक के पास जाने से? लिमिट होती है ना बैंक में। अच्छा, बैंक्स की लिमिट होती है। प्राइवेट, हाँ तो बराबर है, प्राइवेट से पब्लिक होना है, बट पब्लिक क्यों होना है? कोई तो रीजन होगा पब्लिक होने का। अच्छा, जोमेटो कंपनी पता है? जोमेटो सुना तुमने? खौदाड़ कर लियो। जोमेटो किधर गया तू? जोमेटो IPO, ये देख, जोमेटो भी अपना IPO ला रहा है। मतलब हर कंपनी को चाहता है, हर कंपनी चाहती है कि मैं पब्लिक होती हूं, मैं पब्लिक होना चाहती हूं, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट करूं। सर इसका रीजन क्या है? किसी भी कंपनी को काम करने के लिए लगता है फंड्स, जिसको हम इकोनॉमिक्स में या हमारे कमर्शियल टर्म में बात करते हैं तो उसको यूज करते हैं वर्ड कैपिटल। किसी भी कंपनी को और बिजनेस रन करने के लिए लगता है कैपिटल। अब वो कैपिटल लेने के बहुत लिमिटेड सोर्सेस है। जैसा पहला सोर्स है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। तुम्हारी शक्ल देख के तुमको घर वाले 10 रुपए नहीं देते, तुमको 500 करोड़ का लोन कौन देगा? तो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज कट हुआ। सेकंड बैंक, भाई सब बैंक फ्री में दे देगी तुमको, बोलेगी आओ आओ ईशा जी, कितने दिन हो गए आए नहीं हमारे पास, कितने का लोन चाहिए? 500 करोड़ का। अरे आप क्या 500 करोड़ की बात मांगते हो, लो मैं आपको 700 करोड़ का लोन देती हूँ, हम उसी के लिए तो बैठे हैं। ऐसा करेगी बैंक। सर उसके अगेंस्ट में आपसे सिक्योरिटी मांगेगी, कोलैटरल सिक्योरिटी मांगेगी। आपके पास में कोलैटरल सिक्योरिटी है नहीं है, डिपेंड करता है, सब कंपनीज के पास में नहीं होते लक्ष्मण। हर कंपनी के पास में उतनी सिक्योरिटी रहेगी कोई जरूरी नहीं है, तो बैंक का ऑप्शन खत्म हो जाता है। अब थर्ड मैं क्या करता हूं, मैं पब्लिक के पास जाता हूं, मैं संकेत के पास जाता हूं, संकेत को बोलता हूं संकेत मेरे कंपनी के शेयर्स लेगा, तू जितने रुपए के कंपनी के अंदर शेयर्स इन्वेस्ट करेगा उतने परसेंट का तू मेरी कंपनी में मालिक। सुनना ध्यान से, सपोज मुझे 1 लाख रुपए चाहिए टोटल, आई वॉन्ट ₹1 लाख, और 1 लाख रुपीस मुझे कोई देने के लिए रेडी नहीं है, तो मैं जाता हूं संकेत के पास, संकेत को बोलता हूं सुनना संकेत मुझे कुछ पैसे चाहिए। संकेत बोलता है भाई मैंने उधारी देना बंद कर दिया, वो भी तुझ जैसे को, तो गलती से भी उधारी ना, तुम्हें नाम देखा है राहुल गांधी है, मैं उधारी तो देने से रहा तुझे। मैं बोला ठीक है उधारी मत दे, मेरे बिजनेस में पार्टनर बनेगा। अब संकेत सोचता है कि ये इंसान बिजनेस क्या करता है, अच्छा ये इंसान फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करता है, ओके। आज के जमाने में अगले ये जो कोविड है ये अगले 3-4 साल तक जाने तो वाला है नहीं, बात तो इसकी सही है। 3-4 साल तक जब तक कोविड जाएगा नहीं तब तक इसकी डिमांड फार्मास्यूटिकल की बनी रहेगी। क्यों ना मैं इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, उतने परसेंट का मालिक बन जाऊं, जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी वैसे वैसे मैं ग्रो होऊंगा, जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी वैसे वैसे मैं ग्रो होऊंगा। तो संकेत क्या बोलता है, संकेत बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे बिजनेस में 20,000 रुपीज देने के लिए रेडी हूं। पूरा 1 लाख दे सकता हूं क्या मैं खाली 20% दे सकता हूं। ये 20,000 क्या मेरा लोन है कंपनी को? नहीं सर, इतने परसेंट का मैं तुम्हारी कंपनी में मालिक बन गया हूं। 1 लाख का 20,000 मतलब कितना परसेंट हो गया? 20%। संकेत इज ओनर ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी को नाम दे देते हैं, एग्जांपल RG फार्मा, RG फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी है, तो उसमें संकेत 20% का मालिक बन गया। क्या मेरी पैसों की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई? मुझे तो अभी भी और पैसे चाहिए, मुझे और 80,000 चाहिए। मैं जाता हूं मंत्री जी के पास, मैं गया सुहानी के पास में, सुहानी के पास जाके बोला सुहानी मुझे भी पैसा चाहिए। सुहानी बोलती है सर मैं मैक्सिमम आपको 5,000 दे सकती हूं।
तो ये 5000 देने पे क्या सुहानी इस कंपनी की पार्टनर बन गई, इस कंपनी की एक मेंबर बन गई? यस सर। कितने परसेंट की मेंबर बन गई? 5% की। अब मैं तीसरे के पास में गया, एग्जाम्पल कृतिका के पास में गया। अभी कृतिका देसाई है, नाम के आगे भी द लगता है उसके, तो उसने बोला सर मैं 75,000 देने के लिए रेडी हूं। तो कृतिका मेरी कंपनी में कितने परसेंट की पार्टनर बन गई? खत्म, मेरी रिक्वायरमेंट एंड हुई। मुझे 100% की रिक्वायरमेंट थी, मतलब 1 लाख की रिक्वायरमेंट थी, उसमें से ये तीनों ने मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। अब मैंने इन तीनों लोगों से 1 लाख रुपया लिया, इससे रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शंस बनाए, उसको मार्केट में बेचा, मैंने 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करके टोटल 2,75,000 रुपीस कमाए। क्या बोला मैंने? 1 लाख इन्वेस्ट करके 2,75,000 लिए, मतलब मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,75,000 मैंने रिकवर किए, जिसमें का 1 लाख रुपीस मैंने इन्वेस्ट किया था। तो मतलब मैंने टोटल प्रॉफिट जो कमाया वो कमाया 1,75,000 रुपीस। बट क्या ये 1,75,000 रुपीस मेरा है? इल्ले, ये पैसा मेरा नहीं है। ये पैसा किनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? ये 3 लोगों के बीच में। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं? दे दूं सबको, ये ले तू 5 रुपए रख ले, तू 10 रुपए रख ले, तू बचा हुआ पैसा रख ले, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? तो उन्होंने कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट किया है मेरी कंपनी में? करेक्ट है। तो फॉर एन एग्जांपल, इसने जैसे 20% कंट्रीब्यूट किया था, किसने? संकेत ने 20, मैंने मिटा क्यों दिया इसको? संकेत ने जैसे 20% कंट्रीब्यूट किया था, तो इस प्रॉफिट का सुहानी म्यूट। तो इस प्रॉफिट का 1,75,000 का 20% संकेत को जाएगा, जो भी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। 5% हमारे पास में मंत्री जी को जाएगा, और बचा हुआ 75% हमारे द देसाई को जाएगा। इसमें मेरा कुछ प्रॉफिट हुआ इंडिविजुअल इसमें? तो फिर इतने में मगजमारी किया क्यों? इसी के लिए जो भी इंसान जो उस कंपनी का मालिक होता है ना, वो अपने पास में मैक्सिमम स्टेक रखता है। स्टेक मतलब एरिया, प्रपोर्शन। मैक्सिमम प्रपोर्शन जिसके हाथ में रहेगा कंपनी उसकी। आइडियली अभी कंपनी किसकी हो गई पता है? इसकी, क्योंकि मैक्सिमम 75% कृतिका के पास में। आइडियली आरजी फार्मा नाम भले मेरा है, बट इसकी ओनर कृतिका देसाई हो गई, क्योंकि मैक्सिमम स्टेक कृतिका के पास में है। इसी के लिए जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, सर ओनर्स तो शेयर होल्डर्स होते हैं। अरे ये ओनर्स थे ना हमारे कंपनी के, तो कंपनी में ओनर हमेशा शेयर होल्डर्स होते हैं, बट कंपनी को रन करने वाला इंसान का नाम होता है डायरेक्टर। ठीक है। रिलायंस कंपनी में अगर तुम पूछोगे मुकेश अंबानी कौन है? ओनर? हाँ, ओनर नहीं है, वो डायरेक्टर है। एक इंसान जब एक चेयर पे बैठता है तो डायरेक्टर बोलते हैं, और अब एक रूम में जब बहुत सारे डायरेक्टर बैठते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सर किसी भी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने हाथ में मैक्सिमम स्टेक रखते हैं, ताकि कंपनी की होल्डिंग, कंपनी की ओनरशिप किसी और के हाथ में ना चले जावे। तो मैक्सिमम कितना रखना पड़ेगा कि ताकि मेरे पास में सबसे ज्यादा स्टेक रहे? तो आंसर वुड बी 51%। किसी भी कंपनी का 51% शेयर होल्डर्स को कभी बांटेंगे नहीं हम हमारे हाथ में रखेंगे, बचा हुआ 49% ही हम लोगों से अक्वायर करेंगे। तो अब मेरे को बताना, कंपनी के रियल ओनर्स कौन होंगे? शेयर होल्डर्स। जबकि कंपनी का मैनेजमेंट कौन करने वाला है? तो क्या यहां पे ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग हो जाएगा? तो आंसर इज यस। अब समझ में आया कि मैंने क्यों अपने शेयर्स मार्केट में फ्लोट किए, क्यों मैं प्राइवेट से पब्लिक हुआ, क्यों मैंने लोगों को अपने पार्टनर्स बनाया, ताकि मैं उनके पैसों पे खाली खुद का 51% और लोगों के 49% यूज करके मैं 100% करके अपना बिजनेस रन कर सकता हूं, और जो भी प्रॉफिट आएगा उनको आपस में बांट दूंगा। अब एक बात बताना, एग्जाम्पल सोचना या एक अज्यूम करना कि सपोज मैंने 1 लाख रुपीस कमाया, उसमें से 51,000 मेरा है, 49,000 तुम लोगों का है। मैं 49,000 रुपीस तुमको बांट देता हूं। अब मेरे पास बिजनेस करने के लिए कितने रुपए बचे?
प्रॉफिट क्या? 51,000 ओनली? अरे भाई 51,000 में क्या बिजनेस हो पाएगा सर? तो क्या हमने जितना प्रॉफिट है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? आंसर इज अ बिग नो। पूरा प्रॉफिट कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। और शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज नोन एज डिविडेंड। परफेक्ट सर। जब भी कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर को अपना प्रॉफिट में का हिस्सा देती है ना, उसको बोला जाता है डिविडेंड देना। डिविडेंड हमेशा पर शेयर पे मिलता है, डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस। दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं होता ये। डीपीएस बोले तो डिविडेंड पर शेयर। जैसे कि ये फाइनेंशियल रिजल्ट, ये देखना क्या कंपनी का नाम दिख रहा है तुमको? टाटा कम्युनिकेशन। मैं देखा हूं मेरे पास में टाटा कम्युनिकेशन के शेयर्स है क्या? ये दिख रही है कंपनी मेरी? यू दिख रहा है टाटा कम्युनिकेशन? मैंने कितने शेयर्स लिए इसके टाटा कम्युनिकेशन के? 2 शेयर, खाली 2 शेयर। सर ऐसा जरूरी है कि कंपनी में हमने 1 लाख, 10 लाख, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ ही देना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। आप कंपनी का 1 शेयर भी खरीद सकते हो। इसका 1 शेयर का वैल्यू कितना है? 1097 रुपीज। मैंने 2 शेयर लिए तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया इतना, देख लो कैलकुलेटर पे कंप्यूट करके, इतना ही आता है। मैंने खाली 2 शेयर्स लेके रखे इस कंपनी के, ठीक है। अब सिंस मैंने 2 शेयर लिए तो क्या मैं उस कंपनी का उतने % का मालिक बन गया हूं? तो क्या कंपनी ने जब भी प्रॉफिट कमाया तो मुझे अपना प्रॉफिट का एक हिस्सा देना चाहिए उसने? भले वो इतना सा आएगा, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट इतना सा किया है तो रिटर्न भी इतना सा आएगा। इतना सारा इन्वेस्ट करता तो इतना सारा रिटर्न आता। बट क्या मुझे रिटर्न आना चाहिए? एंड रिटर्न वुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड देखो अब टाटा कम्युनिकेशन का मुझे क्या आता है। डियर शेयर होल्डर, एम आई द शेयर होल्डर ऑफ टाटा कम्युनिकेशन? We are pleased to inform you that the board of directors at their meeting held on April 28, 2021 has proposed a final dividend of ₹14 per equity share of 10 each. मतलब सर इक्विटी शेयर का वैल्यू था 10 रुपए, लेकिन हम 10 रुपए के शेयर पे फेस वैल्यू जब वो लॉन्च हुआ था तब उसका प्राइस 10 रुपए था, आज उसका प्राइस 1000 रुपए हो चुका है। लेकिन डिविडेंड हमेशा आपको फेस वैल्यू पर मिलेगा। लिख के रख लेना कहीं पर भी, डिविडेंड इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड ऑन द फेस वैल्यू एंड नॉट ऑन द मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो जब उसका 10 रुपए का शेयर था, उसके ऊपर मुझे आज 14 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड मिल रहा है। मुझे कितना डिविडेंड आने वाला है टोटल? 14 इंटू 2। अरे मेरे पास तो 2 ही शेयर है, तो मेरे को कितना रुपए का डिविडेंड आएगा? 28 रुपए का, ठीक है। अब तुम बोलोगे 28 रुपए का, अरे तो मैंने इन्वेस्ट इतना सा किया तो 28 रुपए ही आएगा। 1000 करता तो 14,000 रुपए आता, 1 लाख करता तो 14 लाख रुपए आता डिविडेंड। तो डिपेंड करता है मेरा इन्वेस्टमेंट कितना उस कंपनी के अंदर। फिर ये नीचे वो टैक्स वैक्स की बात करता है, वो जाने दो। ये जाने टैक्स वैक्स का, ये हमारे काम का नहीं है। मतलब समझ में आया तुमको? डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है, वो प्रॉफिट जो डिक्लेयर होता है वो कैसे होता है? डिविडेंड के फॉर्म में। बट डिविडेंड सर कैसे निकालते हैं हम? पूरा जितना प्रॉफिट होता है उतना हम बांट देते हैं क्या? नहीं, हम टोटल अर्निंग्स को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स करते हैं। सुनना ध्यान से, हम टोटल अर्निंग्स को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स करते हैं। जैसे यहां पे मेरी
टोटल अर्निंग्स थी 1,75,000, अभी के लिए मैं उसको 1,80,000 पकड़ लेता हूं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मेरी अर्निंग्स थी 1,80,000 रुपीज, मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे 3, मेरा एवरेज ईपीएस दैट इज अर्निंग पर शेयर कितना हो गया 60,000 रुपीज का। बट अगर मैं ये 60,000 रुपया पूरा इन तीनों को बांट दूं तो मेरे पास में बिजनेस करने के लिए पैसा बचा है क्या? तो मैं इस ईपीएस का एक सर्टन परसेंटेज ही डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, और ये जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं इसी को मैं डिविडेंड पर शेयर बोलता हूं। और जो पोर्शन मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और अपने पास में होल्ड करके रखा कि मैं अगले साल इसको री इन्वेस्ट करूंगा, उससे पैसा कमाऊंगा, फिर थोड़ा सा हिस्सा दूंगा, फिर री इन्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा पैसा कमा के तुमको थोड़ा सा दूंगा, तो ये जो पैसा मैंने नहीं दिया इसको बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स, विच इज यूज्ड फॉर री इन्वेस्टमेंट। लॉजिकल है बात? मैं सारा पैसा बांट दूंगा तो अगले साल बिजनेस करने के लिए क्या उधार लूंगा? साला घर का पैसा तुमको देकर ब्याज का पैसा कौन लेके बिजनेस करता है भाई? कितना बेवकूफी वाली बात हो गई है। तो मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, खुद के जेब में 2 चॉकलेट थी, 2 चॉकलेट उठा के फेंक दी और किसी और की चॉकलेट छीन के खा रहे हो। जब थी ना तुम्हारे पास तो उसी को यूज कर लेते, उसको फेंकने की क्या जरूरत थी? तो अगर तुम्हारे पास में पैसा है उसको देकर दूसरों के पैसे से बिजनेस करने का क्या बेवकूफी आई तुम्हारे अंदर? तो इसी के लिए इसी के लिए तुमको जितना परसेंटेज अपने हाथ में रखना है उसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोला जाएगा, बचा हुआ तुम डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर कर दोगे। ईशा आई बात समझ में तुमको बेसिक ओवरव्यू कंपनी का क्या होता है, कंपनी कैसे रन होती है, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी हम क्यों पब्लिक करते हैं, क्यों प्राइवेट नहीं रखते। प्राइवेट रखेंगे तो पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होगा नहीं, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हुआ नहीं तो हमको ज्यादा कैपिटल मिलेगा नहीं, हमको ज्यादा कैपिटल मिलेगा नहीं तो हम बड़ा बिजनेस कर नहीं पाएंगे। जिसको बड़ा बिजनेस करना है उसको बड़ा कैपिटल लगेगा, जिसको बड़ा कैपिटल लगेगा उसको पब्लिक से पैसा मांगना पड़ेगा। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कुछ क्वेरी है? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में क्वेरी है एक भी? हाँ बोल। वो डायरेक्टर की मेजर मतलब क्या ओनर हो गया ना कंपनी का। यस, बट एक इंसान के डायरेक्टर भी एक अकेला इंसान, सपोज मुकेश अंबानी सोचता है कि मैं अपने नाम पे पूरा 51% रख लूं तो वो नहीं रख सकता है। एज पर सेबी गाइडलाइंस उसकी भी एक लिमिटेशंस होती है। सेबी बोले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि डायरेक्टर के पास में सबसे ज्यादा होल्डिंग होता है, मैं बोलूंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग होता है। ऐसा क्लियर है यहां तक? चलो, कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, तुमको अगर मेरे को एक बात बताना, किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि ये कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, इस कंपनी का वर्किंग क्या है, तो तुम कहां जाओगे? ROC। ओके, करेक्ट। ROC का फुल फॉर्म कामाक्षी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नाम से एक बंदा होता है। जैसे स्कूल में एक हमारा यूनिवर्सिटी है जिसके पास में आपका सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वैसे ही ROC एक ऐसा बंदा है जिसके पास में सारी कंपनीज के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो सर क्या पूरे इंडिया में एक ही ROC है? नहीं, हर स्टेट में सैकड़ों ROCs है। आपको चूज करना है कि आपको कौन से ROC के पास में जाके रजिस्टर करना है। इट्स लाइक एजेंट ऑफ कंपनी। जो कंपनी का सरताज है ऊपर, उसको बोला जाता है MCA, दैट इज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये ए भाई किधर गया तू? हाँ ओके, अपील नहीं करना मेरे को। MCA दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इस वेबसाइट पर अगर तुम जाओगे तो तुमको पर्टिकुलर किस कंपनी के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मिल जाएगी। आप दुनिया की कोई भी कंपनी उठा के उसको पूछ लोगे तो इसको सब पता है। प्लस आपको अगर अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है तो आप डायरेक्टली यहां पे आके कर सकते हो। आपको कंपनी फॉर्म्स, कंपनी
खोलनी है तो उसके लिए क्या क्या फॉर्म्स लगते हैं वो चाहिए, आप यहां से कर सकते हो। आपको अपनी कंपनी बंद करना है तो आप यहां से कर सकते हो। ये सारी सर्विसेज आती है, ई बुक्स, नेम कंपनी रिजर्वेशन, एलएलपी वगैरह। ये जब ऐसे कभी बैठे रहोगे तो ऐसे किसी का मतलब टाइम पास करना रहेगा तो इस वेबसाइट को एक बार ब्राउज करना। इसमें एनुअल रिपोर्ट्स, कौन सी कंपनी के क्या क्या रिपोर्ट्स आए, ये सारी चीजों के बारे में बात करता है इस पे। ठीक है, तो हमारी कंपनी के बारे में अगर आपको अपनी कोई भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप MCA21 वाले वेबसाइट पर चले जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं सर कंपनीज एक्ट किस किस को अप्लीकेबल होती है और किस किस को अप्लीकेबल नहीं होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी एक कोई न्यूज पढ़ा था तुमने 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, हाँ एक हफ्ता पहले, कि मदुराई के कपल ने फ्लाइट में जाके शादी किया। ऐसा कुछ न्यूज पढ़ी तुमने? पढ़ा? बोले वो प्लेन में पूरी बारातियों को लेके गए और वो जैसे ही मदुराई टेंपल के ऊपर गए वो उसने मंगलसूत्र डाल दिया गले में, बोला वो शादी। अब जैसे ही वो लैंड हुए, पुलिस ने सबसे पहले उनको साइड में लिया। क्यों? तो मतलब शादी नहीं करेगा इंसान तो प्लेन में शादी करना गुनाह है? नहीं, ये किसने बोला कि प्लेन में शादी नहीं हो सकती? हाँ, तुम ऐसे अग्नि नहीं लगा सकते 7 फेरे के लिए, लगाए तो वो प्लेन नीचे धंस जाएगा, वो बात अलग है। बट प्लेन में शादी नहीं करते, ये कहाँ का रूल है? क्या कि प्लेन में शादी नहीं कर सकते? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, इंक्वायरी उनके लिए इसके लिए हुई क्योंकि एज पर सेक्शन 144 हम शादी में 20 लोगों से ज्यादा को इनवाइट नहीं कर सकते हैं, और किसी भी शादी में अगर आप 20 से ज्यादा को इनवाइट करते हो तो ये कानूनन अपराध है एज पर टेम्पररी लॉ ड्यू टू कोविड। अब उन्होंने उसमें लूप होल निकालने की कोशिश किया। बोले आपने क्या बोला, आप जमीन पर हो तब तक 20 लोगों के साथ में शादी नहीं कर सकते, 20 से ज्यादा को हम हवा में करेंगे। आप लैंड के लिए बनाओ, हम हवा में जाके करेंगे, चलेगा ऐसा? आप लूप होल निकाल सकते हो। सर हर एक्ट के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशन होने का मतलब यह होता है कि हर एक्ट किन किन लोगों पर अप्लाई होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है। तो सर क्या कंपनीज एक्ट हर एक इंसानों पर एप्लीकेबल है, हर एक बिजनेस पे एप्लीकेबल है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे इंक्लूडेड है? नहीं सर। The provisions of Companies Act shall apply to all the companies incorporated under this act or any other previous company law. Any other previous company law मतलब सर आज जो हम पढ़ रहे हैं ना वो है कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले भी एक कंपनीज एक्ट हुआ करता था जिसका ईयर था 1956। तो सर अगर कोई कंपनी 1956 वाले एक्ट में रजिस्टर्ड थी तो क्या उसको हम कंपनी नहीं बोलेंगे आज? Sir, company law includes any company. Company law includes any company which was being registered as per Companies Act 2013 or any other previous law, that is 1956. However, it shall not apply to insurance company. It shall not apply to insurance company क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए उनकी खुद की एक्ट है IRD एक्ट। इट शैल नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी। क्यों? क्योंकि उनकी अलग से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग है। जब उनकी अलग से एक्ट हमने बनाई है तो तुम क्यों उनको कंपनीज एक्ट के दायरे में लाके खड़ा करते हो? उनके प्रोविजंस उनकी एक्ट में दिए हुए हैं, तो इस एक्ट में भी प्रोविजन, उस एक्ट में भी प्रोविजन, दोनों के प्रोविजंस कोलाइड हुए। तो इसलिए जिस एक्ट में आप रजिस्टर्ड हो आपके ऊपर वही एक्ट लगेगी, आपके ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगेगी। मतलब बैंकिंग कंपनी पे कंपनीज एक्ट नहीं लगेगी, इंश्योरेंस कंपनी पे इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट नहीं लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर नहीं लगेगी कि उनके लिए अलग से एक्ट है, या एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट। और भी कोई ऐसी कंपनी है जिनके लिए उनकी स्पेशल एक्ट बनी है, उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगी। या फिर ऐसी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है सुनो भाई साहब हम तुम पर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, हमको पता है तुम्हारे लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं बनी है बट फिर भी हम तुमको कंपनीज एक्ट के दायरे से मुक्त करते हैं, तो ऐसी कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट का रूल अप्लाई नहीं होगा। तो सर कौन कौन सी कंपनीज पे, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है हमारी, कौन कौन सी कंपनीज पे कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल होती है? कंपनीज एक्ट इज अप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज,
to all the companies registered under Companies Act 2013 or any other previous law except insurance company, because it has given his own act in IRD Act, that is Insurance Regulatory and Development Act. Second, banking company, because for that we have Special Banking Regulation Act. Electricity company, because for that we have separate Electricity Act. Any other company for which any special act has been declared, उसके लिए हमारे पास में special act है. And last, any company for whom central government or state government has expressly exempted that company from the purview of Companies Act 2013. Except these 5 companies, Companies Act is applicable to all the companies which have been registered under Companies Act 2013 or 1956. Sorted है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट नंबर 2, फीचर्स ऑफ द कंपनी. सर कंपनी के फीचर्स क्या है? सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी. व्हाट डू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? सर कंपनी अलग, कंपनी का मालिक अलग. कल जाके मुकेश अंबानी ने कोई गलत काम किया, कोई ऐसा गुनाह किया जिसके लिए उसको जेल हो जाए, तो क्या कंपनी भी बंद हो जाएगी? नहीं. सर कंपनी अलग है, कंपनी का मालिक अलग है. मालिक मतलब उसका डायरेक्टर वगैरह जो भी होगा वो अलग है. दोनों इंडिविजुअल अलग अलग चीजें हैं. एक उसके इंसान ने कोई कांड कर दिया तो हम उसकी कंपनी बंद नहीं कर सकते, या फिर अगर कंपनी ने कांड किया तो उस इंसान को बंद नहीं कर सकते. ठीक है सर, अलग अलग है मतलब जैसे पेटीएम तुम यूज करते हो, पेटीएम का खुद का एक वॉलेट है, करेक्ट है? तुमको यूज करना है तो तुम क्या करते हो, उस वॉलेट में पैसा डालते हो और उस वॉलेट से बाद में पैसा यूज करना शुरू करते हो. तो तुम्हारा बैंक अकाउंट एंड पेटीएम का अकाउंट आर टू डिफरेंट थिंग्स. Once you have taken money from your bank and just deposited that money in your Paytm bank, अगर उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो गया तो क्या आपका पेटीएम बंद हो जाता है? नहीं. और अगर आपने पेटीएम आपका फ्रीज हो गया तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है? नहीं. सर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए डायरेक्टर का पैसा अलग, कंपनी का पैसा अलग, दोनों में फर्क है. सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि सर सेम कैसे हो जाएंगे? उस कंपनी में मालिक भली मैं होऊंगा, काम करता धरता मैं होऊंगा, लेकिन मालिक उसमें 3 ही लोग थे. आई बात में, एक सुहानी थी, एक कृतिका थी और तीसरा कौन था? संकेत था. ठीक है, तो सर काम भली मैं कर रहा हूं बट ओनर वो थे. हमारे ओनरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाता है, इसी के लिए यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी टर्म आता है. सेकेंड, परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल मींस कंटिन्यूअस, सक्सेशन मींस पीढ़ी दर पीढ़ी. मतलब रिलायंस कंपनी किसने शुरू किया था? धीरूभाई अंबानी. क्या वो जिंदा है? क्या वो जिंदा है? तो क्या कंपनी बंद हो गई? ओके. टाटा कंपनी किसने शुरू किया था? उनके पप्पा जे.आर. टाटा, जमशेद जी टाटा. जमशेद जी टाटा इस दुनिया में है, तो क्या कंपनी बंद हो गई? एप्पल कंपनी किसने शुरू किया था? स्टीव जॉब्स. स्टीव जॉब्स जिंदा है, तो क्या कंपनी बंद हो गई? आज रतन टाटा उस कंपनी के चेयरमैन है, टाटा ग्रुप्स के. कल जाके रतन टाटा ऑफ हो जाते तो टाटा कंपनी बंद हो जाएगी? सर परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी का मालिक मरने से कंपनी बंद नहीं होती, क्योंकि कंपनी अलग, कंपनी का मालिक अलग. कंपनी का मालिक मरा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी खत्म हो गए. सर व्हाट इफ एक प्लेन में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जा रहे थे, प्लेन गिर गया, क्रैश हो गया, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मर गए, फिर तो कंपनी बंद हो जाएगी ना. कंपनी के ओनर्स मर गए क्या? कंपनी के ओनर्स तो आज भी है. सर मेरे को एक बात बताओ, लेकिन जब कंपनी को कोई रन करने वाला ही नहीं बचा तो ओनरशिप का हम क्या करेंगे? कंपनी का हाव भाव करेगा कौन? कंपनी के डिसीजंस लेगा कौन? गवर्नमेंट खुद से डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगी. में when all the directors vacate their offices, then the government appoint new directors. ठीक है. थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी, अच्छा.
मैंने है ना रिलायंस कंपनी के 2 शेयर है मेरे पास में, 2 कुछ 2,000 रुपए का एक शेयर है मेरे पास में, ऐसे 2 शेयर है, 4,000 रुपए के शेयर है, बस खत्म। तो कल जाके रिलायंस को लॉस होगा 500 करोड़ का, तो मुझे फोन करके बोलेगी अरे मुझे 200 करोड़ देना 500 में से। नहीं तुमको देना ही पड़ेगा वरना मैं तुम्हारे शेयर्स छीन लूंगी तुमसे। तो छीन ले भाई, तेरे 200 करोड़ के बदले में क्या 4,000 के शेयर्स देके मेरे को कौन सा दुख होने वाला है। सर आपकी जब कंपनी होती है ना, जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। सर लिमिटेड होती है मतलब आपकी लाइबिलिटी उस कंपनी के अगेंस्ट में उतनी ही होती है जितने अमाउंट आपका शेयर हो। अगर अच्छा ये तो अपने को पता है कि कंपनी पूरा पैसा एक बार में नहीं मंगवा सकती है, नहीं मंगवाती है, वो कॉल्स में मंगवाती है। कॉल 1 करती है फिर रख देती है, कॉल 2 करती है रख देती है, कॉल 3 करती है रख देती है। अगर मैंने लास्ट कॉल पे नहीं किया या कोई भी कॉल नहीं पे किया, उन्होंने बहुत सारे रिमाइंडर्स दिए फिर भी मैंने कॉल पे नहीं किया, तो मेरे शेयर्स क्या हो जाते हैं, फोरफिट हो जाते हैं, पच्चम हो जाते हैं, बराबर है। और अगर मैंने शेयर्स को एडवांस में पैसा देके रखा तो उसको मैं क्या बोलता हूं, कॉल इन एडवांस। अरे ऐसा कुछ पढ़ा था ना अपन ने कभी तो भी बेसिक्स में, बराबर। सिद्धि कामाक्षी ऐसा कुछ पढ़ा था, अवंती कुछ पढ़ा था ऐसा, हाँ। तो मेरी लाइबिलिटी सपोज एक 100 रुपए का 2,000 रुपए का मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर लिया, जिसमें का 1,700 रुपया रिलायंस कंपनी मुझसे मंगवा चुका है। अब मेरी लाइबिलिटी कितनी बची है, खाली 300 की अनपेड कॉल्ड अप कैपिटल की। जिस दिन आप मंगवाओगे हम आपको 300 रुपए दे देंगे, इसके ऊपर हमारी आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने हमसे उतना ही पैसा मांगना जितना हमारा आपके तरफ अनपेड कैपिटल है। अनपेड कैपिटल से ज्यादा आप हमसे मांग नहीं सकते हो। सर तो कंपनी ऐसी एक ही होती है, नहीं। कंपनी की लाइबिलिटीज 3 टाइप की होती है, सुनना ध्यान से। कंपनीज की लाइबिलिटी 3 टाइप की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। मैं वापस लिख रहा हूं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो अभी तक अपन ने बात किया, मेरी लाइबिलिटी कितनी, अनपेड कैपिटल जितनी। सेकंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है मैं रिलायंस कंपनी को बोलता हूँ सुन रिलायंस कंपनी, ये देख मैं तेरे को अभी तो 2,000 रुपए तो दे ही रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा कल जाके तुझे वाइंड अप होना पड़ा, कल जाके तुझे बहुत नुकसान होना पड़ा कि अपना बिजनेस शट डाउन करना है, मैं तुझे गारंटी देता हूं कि मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। आप 2,000 रुपए देते हो कंपनी को, उसके बाद में भी एक गारंटी लेते हो कि ओ रिलायंस कंपनी कल जाके अगर तू बंद होती है तो मैं तुझे 2 लाख रुपए देता हूं। मतलब मैंने अपनी एक गारंटी दिया। ये गारंटी कब रिलीज होगी, कब रिवोक होगी, कब एक्चुअली मटेरियलाइज होगी, जब सामने वाली कंपनी वाइंड अप होने वाली है। वाइंड अप के अलावा ये गारंटी आप उसको पे नहीं करोगे। और तीसरी जो कंपनी होती है, ये तीसरी कंपनी बड़े मजेदार कंपनी होती है, इसको बोला जाता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब है सर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। कंपनी को जितना नुकसान होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, उतना पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर से ले सकती है। अब तुम पूछोगे सर ऐसी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करेगा क्यों, उसके बेनिफिट्स भी अलग अलग है। जितनी ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा कैपिटल, जितनी ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा कैपिटल, सिंपल सी बात है। तो अपने पास में कंपनी जो है वो 3 टाइप की रहेगी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड एक लास्ट इज अनलिमिटेड कंपनी। फोर्थ इज हाँ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जहां पे आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। जैसे मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स लिए, 2,000 रुपए का एक शेयर लिया, उसमें से 1,700 रुपए 1,500 रुपए एग्जाम्पल 1,500 रुपए उसने मुझसे ऑलरेडी ले लिया। अब कंपनी को मुझे कितने रुपए पे करना है ईशा, 2,000 में से 1,500 उसने ऑलरेडी मुझसे ले लिए। अब मुझे उसे कितना पे करना है, 500। क्यों पे करना है, क्योंकि वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स थी, उसकी लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी। समझा, पक्का, ओके। ये देखो ऐसी अलग अलग टाइप की हमारे पास में कंपनीज है।
गुडियर, इंडियन ऑयल, सिडबी, बजाज, मतलब इसमें LLPs भी है, ENY है, डेलॉइट दिख रहा है, सेबी है, टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशन, ट्राइडेंट, ऐसे अलग 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 टाइप की कंपनीज होती है। चलो हम आते हैं फीचर्स ऑफ द कंपनी। सबसे पहले पढ़ा है अपन, सबसे पहले पढ़ा था अपन ने सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्ट रीड करना। सर ये तक क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है? किसी को क्लियर दिख रहा है? हाँ, संकेत रीड करना। The first point, most striking features in the company form a organization vice versa. The other organization is that it acquires a unique character of being a separate entity. In other words, In other words, when a company is registered, it is clothed with a legal personality. It comes to have almost the same rights and powers as a human being. Its existence is distinct and separate from that of its members. सर कंपनी अपने आप में एक अलग से लीगल पर्सन जैसे ही बिहेव करती है। उसके खुद का बैंक अकाउंट रहेगा, उसका खुद का एक अलग से नाम रहेगा, उसकी खुद की अलग से सिग्नेचर रहेगी, ठीक है। वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट इंसान जैसा ट्रीट होगा, बट ऐसा इंसान जो आर्टिफिशियल है बट लीगल है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ओके। A company can own property, have a bank account, raise loans, inaccurate inabilities, and enter into contracts. ओके। कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होती है, कंपनी का खुद का बैंक अकाउंट होता है, कंपनी खुद से लोन उठाती है, कंपनी खुद से लाइबिलिटी इनकर करती है, कंपनी खुद से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है। सारे इंसानों वाली को काम कर रही है कंपनी, ठीक है। It has a law. It has at law. A person is different altogether from the subscribers to the memorandum of associations. Its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it. करेक्ट सर। उसकी लाइबिलिटी और इंडिविजुअल इंसानों की लाइबिलिटी अलग अलग होती है, क्योंकि दोनों है ही अलग अलग इंसान, ओके। Even members can contract with company, acquire right against it, or inaccurate liability. और इनकर लाइबिलिटी टू इट फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर कैन सू इट एंड नॉट द मेंबर्स। मतलब मेंबर्स अपनी कंपनी को सू नहीं कर सकते हैं। सू करना मतलब, अरे बाप रे, केस फाइल करना। अरे भाई कोई नया नया लॉ के लैंग्वेज पढ़ेगा तो सू करना मतलब दिमाग मत चलाना इधर उधर का। सू करना मतलब केस फाइल करना, ठीक है, लिटिगेशन फाइल करना, ओके। Company is capable of owning, enjoying, and disposing of property in its own name, although the capital and assets are contributed by the shareholders. Correct. The company becomes the owner of its capital and assets. The shareholders are not the private or joint owner of the company's profit. ओके सर, कंपनी के शेयर होल्डर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बट कंपनी के ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी के ओनर हो गए। कंपनी अपने नाम पर ही अपने एसेट्स लेती है, ओके। नीचे आ जाओ, सेकंड, परपेचुअल सक्सेशन। Members may die or change, but the company goes on till it's wound up on grounds specialized by the act. The shares of the company may change hands infinitely, but they does not affect the existence of the company. Correct. Since a company is an artificial person created by a law alone can bring an end to its life. Its existence is not affected by the death of insolvency of its members. करेक्ट सर। जस्ट बिकॉज हमारी कंपनी का मालिक मर गया तो हमारी कंपनी को कोई फर्क पड़ता है क्या? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो तो हमेशा चलती ही जानी है, ओके। लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या बोला था मैंने? कंपनी की लाइबिलिटी कितने टाइप्स की होती है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा ओके लिमिटेड लाइबिलिटी। होमवर्क है, होमवर्क मार्क करो। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, रिया रीड करना। Artificial legal person. A company is an artificial person as it is created by a process other than natural birth. अब नेचुरल बर्थ तो होगा नहीं इसका, एक प्रोसेस से क्रिएट होता है, ऑनलाइन प्रोसेस से, ठीक है, ओके। It is legal or judicial as it is created by law
इट इज लीगल एंड इट इज जुडिशियल, इसके ऊपर आप सूट फाइल कर सकते हो, उसमें जुडिशियल एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। एक मिनट, हाँ बारिश चालू हो गई, हो सकता है बीच में मीटिंग बंद हो जावे। मीटिंग बंद हो गई तो मैं ग्रुप पर डालूंगा कि कंटिन्यू करना नहीं करना है। कब हो सकता है मेरा वाईफाई डाउन हो जावे या लाइट चले जावे, तो जस्ट इन केस बोल के रखता हूँ तुमको। ठीक है, कंटिन्यू। It is a person since it is clothed with all the rights of the individual. Further, the company being a separate legal entity can own property, have banking account. ये अपन ने अभी पढ़ा था कि कंपनी खुद का ओन एंटिटी रख सकती है, खुद का बैंक अकाउंट रख सकती है, खुद से लाइबिलिटी इनकर कर सकती है, खुद से लोन ले सकती है। ओके, Incur liability and चलो। कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, तुमको अगर मेरे को एक बात बताना, किसी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि ये कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, इस कंपनी का वर्किंग क्या है, तो तुम कहाँ जाओगे? ROC, ROC। ओके, करेक्ट। ROC का फुल फॉर्म कामाक्षी? Registrar of Company. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नाम से एक बंदा होता है। जैसे स्कूल में एक हमारा यूनिवर्सिटी है जिसके पास में आपका सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वैसे ही ROC एक ऐसा बंदा है जिसके पास में सारी कंपनीज के रिकॉर्ड्स होते हैं। तो सर क्या पूरे इंडिया में एक ही ROC है? नहीं, हर स्टेट में सैकड़ों ROCs है। आपको चूज करना है कि आपको कौन से ROC के पास में जाके रजिस्टर करना है। इट्स लाइक एजेंट ऑफ कंपनी। जो कंपनी का सरताज है ऊपर, उसको बोला जाता है MCA, दैट इज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये ए भाई किधर गया तू? हाँ ओके, अपील नहीं करना मेरे को। MCA दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इस वेबसाइट पर अगर तुम जाओगे तो तुमको पर्टिकुलर किस कंपनी के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मिल जाएगी। आप दुनिया की कोई भी कंपनी उठा के उसको पूछ लोगे तो इसको सब पता है। प्लस आपको अगर अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है तो आप डायरेक्टली यहां पे आके कर सकते हो। आपको कंपनी फॉर्म्स, कंपनी खोलनी है तो उसके लिए क्या क्या फॉर्म्स लगते हैं वो चाहिए, आप यहां से कर सकते हो। आपको अपनी कंपनी बंद करना है तो आप यहां से कर सकते हो। ये सारी सर्विसेज आती है, ई बुक्स, नेम कंपनी रिजर्वेशन, LLP वगैरह। ये जब ऐसे कभी बैठे रहोगे तो ऐसी किसी का मतलब टाइम पास करना रहेगा तो इस वेबसाइट को एक बार ब्राउज करना। इसमें एनुअल रिपोर्ट्स, कौन सी कंपनी के क्या क्या रिपोर्ट्स आए, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है इस पर। ठीक है, तो हमारी कंपनी के बारे में अगर आपको अपनी कोई भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप MCA 21 वाले वेबसाइट पर चले जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं सर कंपनीज एक्ट किस किस को अप्लीकेबल होती है और किस किस को अप्लीकेबल नहीं होती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी एक कोई न्यूज पढ़ा था तुमने 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, हाँ 1 हफ्ता पहले, कि मदुराई के कपल ने फ्लाइट में जाके शादी किया। ऐसा कुछ न्यूज पढ़ी तुमने? पढ़ा? बोले वो प्लेन में पूरी बारातियों को लेके गए और वो जैसे ही मदुराई टेंपल के ऊपर गए वो उसने मंगलसूत्र डाल दिया गले में, बोला वो शादी। अब जैसे ही वो लैंड हुए, पुलिस ने सबसे पहले उनको साइड में लिया। क्यों? सर क्योंकि उनका वीडियो और फोटो वायरल हो गया है। तो मतलब शादी नहीं करेगा इंसान? प्लेन में शादी की थी तो प्लेन में शादी करना गुनाह है? सर, प्लेन में नहीं, ये किसने बोला कि प्लेन में शादी नहीं हो सकती? हाँ, तुम ऐसे अग्नि नहीं लगा सकते 7 फेरे के लिए, लगाए तो वो प्लेन नीचे धंस जाएगा, वो बात अलग है। बट प्लेन में शादी नहीं करते, ये कहाँ का रूल है? सर वो है ना सर, क्या कि प्लेन में शादी नहीं कर सकते? क्या बात कर रहे हैं? सर इसलिए तो उन पे इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी उनके लिए इसके लिए हुई क्योंकि एज पर सेक्शन 144 हम शादी में 20 लोगों से ज्यादा को इनवाइट नहीं कर सकते हैं, और किसी भी शादी में अगर आप 20 से ज्यादा को इनवाइट करते हो तो ये कानूनन अपराध है एज पर टेम्पररी लॉ, एज पर टेम्पररी लॉ ड्यू टू कोविड। अब उन्होंने उसमें लूप होल निकालने की कोशिश किया। बोले आपने क्या बोला, आप जमीन पर हो तब तक 20 लोगों के साथ में शादी नहीं कर सकते, 20 से ज्यादा को हम हवा में करेंगे। आप लैंड के लिए बनाओ, हम हवा में जाके करेंगे, चलेगा ऐसा? आप लूप होल निकाल सकते हो। सर हर एक्ट के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशन होने का मतलब यह होता है कि हर एक्ट किन किन लोगों पर अप्लाई होता है वो पहले से डिसाइडेड होता है।
तो सर क्या कंपनीज एक्ट हर एक इंसानों पर अप्लीकेबल है, हर एक बिजनेस पे अप्लीकेबल है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे इंक्लूडेड है? नहीं सर. The provisions of Companies Act shall apply to all the companies incorporated under this act or any other previous company law. Any other previous company law मतलब सर आज जो हम पढ़ रहे हैं ना वो है कंपनीज एक्ट 2013. इसके पहले भी एक कंपनीज एक्ट हुआ करता था जिसका ईयर था 1956. तो सर अगर कोई कंपनी 1956 वाले एक्ट में रजिस्टर्ड थी तो क्या उसको हम कंपनी नहीं बोलेंगे आज? Sir, company law includes any company. Company law includes any company which was being registered as per Companies Act 2013 or any other previous law, that is 1956. However, it shall not apply to insurance company. It shall not apply to insurance company क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए उनकी खुद की एक्ट है IRD एक्ट. इट शैल नॉट अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी. क्यों? क्योंकि उनकी अलग से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग है. जब उनकी अलग से एक्ट हमने बनाई है तो तुम क्यों उनको कंपनीज एक्ट के दायरे में लाके खड़ा करते हो? उनकी प्रोविजंस उनकी एक्ट में दिए हुए हैं. तो इस एक्ट में भी प्रोविजन, उस एक्ट में भी प्रोविजन, दोनों के प्रोविजंस कोलाइड हुए. तो इसलिए जिस एक्ट में आप रजिस्टर्ड हो आपके ऊपर वही एक्ट लगेगी, आपके ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं लगेगी. मतलब बैंकिंग कंपनी पे कंपनीज एक्ट नहीं लगेगी, इंश्योरेंस कंपनी पे इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट नहीं लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पर नहीं लगेगी कि उनके लिए अलग से एक्ट है, या एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट. और भी कोई ऐसी कंपनी है जिनके लिए उनकी स्पेशल एक्ट बनी है उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगी. या फिर ऐसी कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है सुनो भाई साहब हम तुम पर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, हमको पता है तुम्हारे लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं बनी है बट फिर भी हम तुमको कंपनीज एक्ट के दायरे से मुक्त करते हैं. तो ऐसी कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट का रूल अप्लाई नहीं होगा. तो सर कौन कौन सी कंपनीज पे, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है हमारी, कौन कौन सी कंपनीज पे कंपनीज एक्ट अप्लीकेबल होती है? कंपनीज एक्ट इज अप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, टू ऑल द कंपनीज, टू ऑल द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ एक्सेप्ट insurance company because it has given his own act in IRD act, that is Insurance Regulatory and Development Act. Second, banking company because for that we have special banking regulation act. Electricity company because for that we have separate electricity act. Any other company for which any special act has been declared, उसके लिए हमारे पास में special act है. And last, any company for whom central government or state government has expressly exempted that company from the purview of Companies Act 2013. Except these 5 companies, Companies Act is applicable to all the companies which have been registered under Companies Act 2013 or 1956. Sorted है यहाँ तक? कॉन्सेप्ट नंबर 2, फीचर्स ऑफ द कंपनी. सर कंपनी के फीचर्स क्या है? सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी. व्हाट डू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? सर कंपनी अलग, कंपनी का मालिक अलग. कल जाके मुकेश अंबानी ने कोई गलत काम किया, कोई ऐसा गुनाह किया जिसके लिए उसको जेल हो जाए, तो क्या कंपनी भी बंद हो जाएगी? नहीं. सर कंपनी अलग है, कंपनी का मालिक अलग है. मालिक मतलब उसका डायरेक्टर वगैरह जो भी होगा वो अलग है. दोनों इंडिविजुअल अलग अलग चीजें हैं. एक उसके इंसान ने कोई कांड कर दिया तो हम उसकी कंपनी बंद नहीं कर सकते, या फिर अगर कंपनी ने कांड किया तो उस इंसान को बंद नहीं कर सकते. ठीक है सर, अलग अलग है मतलब जैसे पेटीएम तुम यूज करते हो, पेटीएम का खुद का एक वॉलेट है, करेक्ट है? तुमको यूज करना है तो तुम क्या करते हो, उस वॉलेट में पैसा डालते हो और उस वॉलेट से बाद में पैसा यूज करना शुरू करते हो. तो तुम्हारा बैंक अकाउंट एंड पेटीएम का अकाउंट आर टू डिफरेंट थिंग्स. Once you have taken money from your bank and just deposited that money in your Paytm bank, अगर उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज भी हो गया तो क्या आपका पेटीएम बंद हो जाता है? नहीं. और अगर आपने पेटीएम आपका फ्रीज हो गया तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है? नहीं. सर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए डायरेक्टर का पैसा अलग
कंपनी का पैसा अलग, दोनों में फर्क है। सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि सर सेम कैसे हो जाएंगे, उस कंपनी में मालिक भली मैं होऊंगा, काम करता धरता मैं होऊंगा, लेकिन मालिक उसमें 3 ही लोग थे। आई बात में, एक सुहानी थी, एक कृतिका थी और तीसरा कौन था, संकेत था। ठीक है, तो सर काम भले मैं कर रहा हूं बट ओनर वो थे। हमारे ओनरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाता है, इसी के लिए यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी टर्म आता है। सेकेंड, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मींस कंटिन्यूअस, सक्सेशन मींस पीढ़ी दर पीढ़ी। मतलब रिलायंस कंपनी किसने शुरू किया था, धीरूभाई अंबानी। क्या वो जिंदा है, क्या वो जिंदा है, तो क्या कंपनी बंद हो गई, ओके। टाटा कंपनी किसने शुरू किया था, उनके पप्पा जे.आर. टाटा, जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा इस दुनिया में है, तो क्या कंपनी बंद हो गई। एप्पल कंपनी किसने शुरू किया था, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जिंदा है, तो क्या कंपनी बंद हो गई। आज रतन टाटा उस कंपनी के चेयरमैन है, टाटा ग्रुप्स के। कल जाके रतन टाटा ऑफ हो जाते तो टाटा कंपनी बंद हो जाएगी। सर परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी का मालिक मरने से कंपनी बंद नहीं होती, क्योंकि कंपनी अलग, कंपनी का मालिक अलग। कंपनी का मालिक मरा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी खत्म हो गए। सर व्हाट इफ एक प्लेन में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जा रहे थे, प्लेन गिर गया, क्रैश हो गया, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मर गए, फिर तो कंपनी बंद हो जाएगी ना। कंपनी के ओनर्स मर गए क्या, कंपनी के ओनर्स तो आज भी है। सर मेरे को एक बात बताओ, लेकिन जब कंपनी को कोई रन करने वाला ही नहीं बचा तो ओनरशिप का हम क्या करेंगे, कंपनी का हाव भाव करेगा कौन, कंपनी के डिसीजंस लेगा कौन, गवर्नमेंट खुद से डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगी। आई बात समझ में। When all the directors vacate their offices, then the government appoint new directors. ठीक है। थर्ड, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, अच्छा मैंने ना रिलायंस कंपनी के 2 शेयर है मेरे पास में, 2 कुछ 2,000 रुपए का एक शेयर है मेरे पास में, ऐसे 2 शेयर है, 4,000 रुपए के शेयर है, बस खत्म। तो कल जाके रिलायंस को लॉस होगा 500 करोड़ का, तो मुझे फोन करके बोलेगी अरे मुझे 200 करोड़ देना 500 में से। नहीं तुमको देना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे शेयर्स छीन लूंगी तुमसे। तो छीन ले भाई, तेरे 200 करोड़ के बदले में क्या 4,000 के शेयर्स देके मेरे को कौन सा दुख होने वाला है। सर आपकी जब कंपनी होती है ना, जब आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो ना, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। सर लिमिटेड होती है मतलब आपकी लाइबिलिटी उस कंपनी के अगेंस्ट में उतनी ही होती है जितने अमाउंट आपका शेयर हो। अगर अच्छा ये तो अपने को पता है कि कंपनी पूरा पैसा एक बार में नहीं मंगवा सकती है, नहीं मंगवाती है, वो कॉल्स में मंगवाती है। कॉल 1 करती है, फिर रख देती है, कॉल 2 करती है, रख देती है, कॉल 3 करती है, रख देती है। अगर मैंने लास्ट कॉल पे नहीं किया या कोई भी कॉल नहीं पे किया, उन्होंने बहुत सारे रिमाइंडर्स दिए, फिर भी मैंने कॉल पे नहीं किया, तो मेरे शेयर्स क्या हो जाते हैं, फोरफिट हो जाते हैं, पच्चम हो जाते हैं, बराबर है। और अगर मैंने शेयर्स को एडवांस में पैसा देके रखा तो उसको मैं क्या बोलता हूं, कॉल इन एडवांस। अरे ऐसा कुछ पढ़ा था ना अपन ने कभी तो भी बेसिक्स में, बराबर। सिद्धि कामाक्षी ऐसा कुछ पढ़ा था, अवंती कुछ पढ़ा था ऐसा, हाँ। तो मेरी लाइबिलिटी सपोज एक 100 रुपए का, 2,000 रुपए का मैंने रिलायंस कंपनी का शेयर लिया, जिसमें का 1,700 रुपया रिलायंस कंपनी मुझसे मंगवा चुका है। अब मेरी लाइबिलिटी कितनी बची है, खाली 300 की अनपेड कॉल्ड अप कैपिटल की। जिस दिन आप मंगवाओगे हम आपको 300 रुपए दे देंगे, इसके ऊपर हमारी आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने हमसे उतना ही पैसा मांगना जितना हमारा आपके तरफ अनपेड कैपिटल है। अनपेड कैपिटल से ज्यादा आप हमसे मांग नहीं सकते हो। सर तो कंपनी ऐसी एक ही होती है, नहीं। कंपनी की लाइबिलिटीज 3 टाइप की होती है, सुनना ध्यान से। कंपनीज की लाइबिलिटी 3 टाइप की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एक होती है अनलिमिटेड कंपनी। मैं वापस लिख रहा हूं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो अभी तक अपन ने बात किया, मेरी लाइबिलिटी कितनी, अनपेड कैपिटल जितनी। सेकंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी,
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है मैं रिलायंस कंपनी को बोलता हूँ सुन रिलायंस कंपनी, ये देख मैं तेरे को अभी तो 2000 रुपए तो दे ही रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अलावा कल जाके तुझे वाइंड अप होना पड़ा, कल जाके तुझे बहुत नुकसान होना पड़ा कि अपना बिजनेस शट डाउन करना है, मैं तुझे गारंटी देता हूं कि मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। Yes, sir. ठीक है, कल 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ी थी, कल 2 कॉन्सेप्ट जो पढ़ी थी वो राधिका क्या क्या पढ़ी थी कल? कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या पढ़ी थी राधिका? राधिका कॉन्सेप्ट नंबर मालूम है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं, क्यों नहीं थी कल? ओ माय गॉड, अच्छा ठीक है। कल 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ी थी, कौन कौन सी? पहली कॉन्सेप्ट कौन सी पढ़ी थी साइली अपन ने? साइली आवाज आ रही है मेरी? कल फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सी पढ़ी थी? अच्छा कैमरा माइक दोनों ऑन रख तेरा। हाँ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट कल कौन सी पढ़ी थी? अप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, राइट? अप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। एक क्या भी, हाँ 1956 से अपनी है कंपनीज एक्ट 2013। ईशा कौन कौन सी जगहों पर 2013 एक्ट अप्लाई होता है? अप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तेरी आवाज नहीं आ रही है बट ईशा मेरे को। हाँ थोड़ा जोर से बोलना, थोड़ी पूरी सांस लगा ले पूरी शरीर में, तेरा जितना सा भी 200 ग्राम का शरीर है उसमें पूरी सांस लगा ले और एक साथ बोल दे। हाँ लगता है इंश्योरेंस कंपनी पे मारो उठा के तेरे को। कहां पे अप्लाई होता है? What is the applicability of Companies Act? Sir, Companies Act is applicable on all the companies which have been registered under Companies Act 2013 or any other previous law except इंश्योरेंस कंपनी एज इट्स का अलग से कौन सा एक्ट है इंश्योरेंस कंपनी के लिए? IRD एक्ट। दूसरा कौन सी कंपनी को अप्लाई नहीं होगा? बैंकिंग कंपनी, उनके लिए कौन सी एक्ट है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तीसरी कौन सी एक्ट है? तीसरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, क्योंकि उसके लिए अपनी अलग से एक्ट है। ओके, चौथी है एनी अदर स्पेशल। ओके, और लास्ट ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि आपके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाला। क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट नंबर 1 खत्म किया था। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या था अपना? फीचर्स ऑफ द कंपनी। सुहानी थोड़ा हेल्प करना, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कंपनी? नहीं तू आज म्यूट पे बोल ले, अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी हम इन्वेंट करेंगे आयुष, ऐसे हम इन्वेंट करेंगे कि तुम म्यूट पर बोलो फिर भी हमको आवाज आवे। हाँ, फीचर्स ऑफ कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, परपेचुअल सक्सेशन। पॉज। संकेत, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? संकेत, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होगा? कामाक्षी हेल्प कर पाएगी? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होगा? हाँ कंटिन्यू कामाक्षी। अगर जो कंपनी का बेसिकली अगर किसी की डेथ हो जाए तो कंपनी बंद नहीं होगी उसके। किसकी डेथ हो जाए? कंपनी के चपरासी की? नहीं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की। किसी कंपनी के मालिक की अगर डेथ हो जाए तो मरेगा नहीं, क्योंकि सर मालिक कौन है कंपनी के अंदर? शेयर होल्डर। जबकि मैनेजमेंट किसका होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं एक हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसका नाम था कॉमन सील। क्या बोलती है सिद्धि? क्या हमने वर्ड पढ़ा था कॉमन सील? थोड़ा कॉमन सील के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ देना मुझे। कॉमन मतलब जब भी हम कोई कंपनी मतलब ऐड देती है तो मतलब कैश में जो सील देते हैं ना। ओके, जो कंपलसरी होता है हर कंपनी के लिए, कॉमन सील रखना तो कंपलसरी, उसके बिना तो क्या ही हो जाएगा? नहीं सर, कंपनी से मतलब कंपलसरी। अच्छा, कंपलसरी नहीं होता कंपनी के लिए। अच्छा, ये कौन से रूल के अंदर बताया कि आपको कंपलसरी नहीं है ये चीज? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। ईयर कौन सा था? 2015। ठीक है। अच्छा, एक कुछ हमने पढ़ा था लिमिटेड लाइबिलिटी जैसा कुछ, तो किसी ने कुछ बोला क्या? एक कुछ पढ़ा था लिमिटेड लाइबिलिटी जैसा। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कितने टाइप की लाइबिलिटीज होती है हमारे पास में?
तीन टाइप की। पार्थ, कौन कौन सी टाइप की लाइबिलिटीज होती है हमारे पास में? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, कशिश थोड़ा ये हेल्प करना कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जब शेयर होल्डर को गारंटी देना पड़ता है, सुहानी म्यूट करना, पीछे बैकग्राउंड डिस्टॉर्शन है। अगर हमको कंपनी को किसी शेयर होल्डर को गारंटी देना पड़ता है तो वो गारंटी उसको कब देना पड़ता है कशिश? जब कंपनी वाइंड अप होती है तो। अच्छा ओके, पलक मुझे एक चीज का हेल्प करना कि अगर मेरी कंपनी में कॉमन सील में नहीं रखता हूं तो कौन कौन से लोग मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करेंगे? क्वेश्चन समझ में आया पलक? आया पलक तो म्यूट पर है। उसमें दो बातें पढ़ी थी अपन ने शायद। और पलक ऐसा क्यों कर रही है तू? कृतिका हेल्प कर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 15 डायरेक्टर होंगे तो 15 डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी। हाँ फिर एक सीएस और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कैसे हो सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिव होते हैं ना। फिर ले जान ले तू मेरी आज। एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, अगर उस कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हो तो, और अगर कंपनी सेक्रेटरी नहीं होती है तो 2 डायरेक्टर्स। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक पहले कार्टून आता था स्कूबी डूबी, देखते थे? उसमें जो भी राक्षस वगैरह जैसे होते थे या जो भी मॉन्स्टर्स होते थे, ईशा टाइप्स जैसे जो भी, मतलब हाँ ठीक है, तो क्या वो रियल मॉन्स्टर्स होते थे? कांड करते थे वो मॉन्स्टर्स, बट क्या वो मॉन्स्टर रियल में एग्जिस्ट करते थे या उसको चलाने वाला कोई एक इंसान होता था? एक इंसान होता था। इन द सेम मैनर हमने पहले कल से बात किया कि सर कंपनी अलग, कंपनी का मालिक अलग। सर कंपनी और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर नहीं है, ये हमने पढ़ा। इसको हमने सेपरेट लीगल एंटिटी बोला। मतलब हमने ये बोला कि सर अगर कंपनी ने किसी प्रकार का कांड किया तो कंपनी लायबल रहेगी उस चीज के लिए, ना कि मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लायबल रहेंगे। लेकिन एक बात बताओ, कंपनी खुद से कभी कोई कांड कर सकती है क्या? सपोज कंपनी ने किसी टाइप का फ्रॉड किया, अरे बट कंपनी को हाथ पैर थे क्या? कंपनी को दिमाग था क्या? अरे कंपनी को चलाने वाले तो डायरेक्टर्स हुआ करते थे। तो भली कंपनी के जो लोग हैं या कंपनी ने जो कुछ कांड किया है वो दिख रहा है तुमने कंपनी ने किया, बट क्या उसको चलाने वाले उसके पीछे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे? तो जस्ट बिकॉज तुमने अगर देखा कि सत्यम कंपनी का फ्रॉड हो गया, भाई साहब सत्यम नाम से कोई ऐसी आदमी या औरत थी, उस सत्यम नाम की आदमी या औरत को हाथ पैर थे, दिमाग था। सर सत्यम कंपनी को कांड करवाने वाला उसके पीछे का राजू रामलिंगन था। सर ये कौन है? उस कंपनी का सीईओ, उस कंपनी का फाउंडर। सर उसने ऐसा दिमाग लगाया और ऐसे कांड किए। सत्यम कंपनी का कांड क्या था वो समझना। सर सत्यम कंपनी क्या करती थी ना, उसको चाहिए था पैसा, कंपनी को चाहिए था पैसा। राजू रामलिंगन के पास में बहुत पैसा था। अच्छा पहली बात तो ये देख लो, राजू रामलिंगन ने क्या नाम था मैं भूल गया उसका, हाँ रामलिंगा राजू, मैं सही बोला। ये बाय राजू रामलिंगा, ये आदमी था। ए भाई रुक, ये सत्यम कंपनी का मालिक था। सत्यम कंपनी ने, इस इंसान ने सत्यम कंपनी के अंदर फ्रॉड किया था। ये फाउंडर है, जैसे मैं आरजी क्लासेस का फाउंडर हूं वैसे ये सत्यम कंपनी का फाउंडर है। इसने सत्यम कंपनी की पहली ईंट रखी थी। अब इस भाई साहब ने क्या किया, एक बात बताना, मेरा बैंक अकाउंट और आरजी क्लासेस का बैंक अकाउंट दोनों अलग अलग होगा या एक ही होगा? अलग अलग है। सर अगर आरजी क्लासेस को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आरजी क्लासेस के बैलेंस शीट के बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। राहुल गांधी के बैंक अकाउंट में पैसा है, उससे आरजी क्लासेस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। अब एक इंडिविजुअल इंसान प्रॉपर्टीज नहीं खरीद सकता था, वो प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए सिर्फ कॉर्पोरेशंस को ही अलाउड था। सेकेंडली अगर ऐसा नहीं भी हो तो एक बात बताना, एक इंडिविजुअल के पास में ज्यादा पैसा रहेगा या एक कंपनी के पास में ज्यादा पैसा रहेगा? कंपनी के पास में। अब एक बात समझो,
ये जो बॉक्स है ये कैश या बैंक का बॉक्स है ऑफ सत्यम, और ये एक जो बॉक्स है ये मेरा पर्सनल है। इसमें 1 करोड़ रुपया होवे तो भी क्या सत्यम कंपनी इस पैसे से बिजनेस कर सकती है? सर वो आपका पर्सनल पैसा है, हम पर्सनल पैसे पे पैसा नहीं, बिजनेस नहीं करते। हाँ आपको पैसा चाहिए, एक काम करिए, आप एक बुक एंट्री पास कीजिए, एक जर्नल एंट्री पास कीजिए, एक अकाउंटिंग एंट्री पास कीजिए, जिससे आप ये 1 करोड़ रुपया उठा के कंपनी के बैंक अकाउंट में डालते हो, ताकि कंपनी इसको अपने बिजनेस के लिए यूज करे और कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये लोन रहेगा, लोन टेकन फ्रॉम सीए राहुल गांधी। अब सत्यम कंपनी को क्या था, मुझे इसमें ये बैंक अकाउंट में बहुत सारा चाहिए था पैसा। किसी भी कंपनी का बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा? बाय सेल्स। जब वो सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। अब एक्चुअल में तो सेल्स हो ही नहीं रहा है, अब क्या करूं मैं? मुझे फिर भी बैंक का बैलेंस बढ़ाना है। मेरे पास में बहुत सारा कैश पड़ा है, वो मैं बैंक में डालने को रेडी हूं, बट मैं बैंक में डालूंगा तो इनकम टैक्स वाला सीधा पूछेगा, भाई साहब ये पैसा डाल क्यों रहा है तू? ये पैसा आया कहां से तेरे पास में? कैश तो तू रख ही नहीं सकता। तो राजू रामलिंगन ने क्या किया, फेक इनवॉइसेस बनाए। फेक इनवॉइसेस मतलब फॉर एन एग्जांपल, जैसे तुमने मुझे फीस पे किया 10,000 रुपीज, तो मैं तुमको रिसीट कितने रुपए की दूंगा? 10,000 रुपीज की। तो आरजी क्लासेस के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ गया? 10,000 रुपीज। अब इससे अगर आरजी क्लासेस को कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है तो वो सीधा सीधा खरीद सकता है। अब मुझे लॉकडाउन के अंदर मेरी क्लासेस बंद है, मेरा सब बिजनेस बंद है, फिर भी मुझे कैश और बैंक बढ़ाना है मेरा, तो मैं क्या करूं? फेक स्टूडेंट्स एडमिशन दिलवा दूं? मुझे मेरे बैंक में पैसा चाहिए ना, मुझे मेरे बैंक में पैसा चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूं ना, मैं फेक एडमिशंस बताता हूं कि एक पार्थ गाला नाम से एक बंदा है, ये बंदा कभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं, मैंने फेक नाम उठाया। पार्थ गाला नाम से एक बंदा है, वो मेरे पास में आया और मुझे 1 लाख की फीस देके गया। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा कैश उठाऊंगा, बैंक में डिपॉजिट करूंगा आरजी क्लासेस के, और क्या बोलूंगा कि एक एडमिशन हुई है जिसने मेरे को 1 लाख रुपए दिया, तो ऑटोमेटिकली बैंक बैलेंस बढ़ गया 1 लाख रुपए से। लॉजिकल है बात तुम्हारी? जबकि ये कोई बंदा था क्या एक्चुअल में? ये पार्थ गाला नाम से कोई बंदा रियल में एग्जिस्ट करता था क्या? नहीं, ये मैंने फेक एडमिशन बताई ताकि मैं अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकूं। जैसे ही मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अब मैं इस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदता हूं, या जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर होल्डर्स को क्या लगेगा, कंपनी अच्छी है या खराब है? अच्छी है। मतलब लोग और पैसा डालेंगे सत्यम कंपनी में, तो मुझे वहां से भी पैसा मिलेगा यूज करने के लिए। ऐसे करते 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 मेरे बैंक में आइडियली होने चाहिए थे 7 करोड़ रुपीस, बट मैंने फेक इनवॉइसेस इशू करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की कोशिश किया, और ऐसा करते 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 मैंने 10 सालों के अंदर 7 करोड़ के बैंक बैलेंस को 7,000 करोड़ पर लेके चला गया। अब लोगों को दिखने लिए दिख रहा कि सत्यम क्या कंपनी है, क्या प्रॉफिट किया है भाई, 10 साल में 100 गुना ऊपर, 1000 गुना ऊपर, 7 करोड़ से 7,000 करोड़, इतनी ग्रोथ तो आज दिन तक किसी ने नहीं किया। लोगों को ऐसा लग रहा है, जबकि एक्चुअल में कोई सेल हो रहा है क्या? और ये सब मैं क्यों कर रहा था? सत्यम कंपनी का जो राजू रामलिंगन है ना, वो क्या करता था, उस टाइम पे चेन्नई और बेंगलोर में एक रेलवेज जा रही थी और हाईवे प्रोजेक्ट्स निकले थे, तो उसने मिनिस्टर के साथ इंटरनल सेटिंग लगा के ये समझ लिया था कि जो हाईवे का रोड है वो कौन कौन सी एरिया से जाने वाला है। तो मिनिस्टर ने बता दिया उसको कि अगले 10 साल के अंदर या अगले 5 साल के अंदर ये रोड ऐसे जाएगा। तो ये राजू रामलिंगन क्या करता था, यहां की प्रॉपर्टी, 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 यहां की प्रॉपर्टी खरीद लाता था। अब एक इंडिविजुअल के पास में पैसा ज्यादा रहेगा या कंपनी के पास में? क्या हमारे सत्यम कंपनी के पास में पैसा था? आइडियली नहीं था, बट क्या हमने बना दिया उसको फेक बता के? हमने बता दिया। हमने क्या किया, हमने ये फेक पैसे को इन्फ्यूज कर दिया और इन सारी प्रॉपर्टीज में डाल दिया। क्या सोच के कि आज ये मैंने प्रॉपर्टी जो है ये 100 करोड़ की खरीदी है, जैसे ही ये हाईवे का प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, ऑफिशियल न्यूज बाहर आ जाएगी, जब से ये सारे मेरी प्रॉपर्टीज का रेट होके सीधा 500 करोड़ हो जाएगा। और जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, मैं ये जो गड्ढा है मेरा, जो 7 से 7,000 करोड़ तक का स्कैम था, ये 7 करोड़ से 7,000 करोड़ तक का बीच का गैप था, इसको मैं धीरे 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 कम कर करके उसको रियल प्रॉफिट पर लेके आ जाऊंगा।
सत्यम कंपनी थी सॉफ्टवेयर की, जबकि पैसा कैसे कमा रही थी वो? प्रॉपर्टी से। जबकि लोगों को बता रही थी कि हमारा प्रॉफिट बहुत हो रहा है। कैसे? हम सॉफ्टवेयर बेच रहे, सॉफ्टवेयर का बेच बेच के हमको इतना प्रॉफिट हुआ। क्या ये प्रॉफिट सही था या गलत था? वो अपने बैलेंस शीट्स में चेंजेस करता था, फेक फिगर्स इन्फ्यूज करता था। इसको बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग। और एक टाइम के बाद में, हाँ, लेकिन इसमें पकड़े जाने का रिस्क रहता ना कि अगर वो तो कोई भी कांड में पकड़े जाने का रिस्क है। वो तो तुम रास्ते पे जाएगा बिना मास्क के तो भी पकड़े जाने का तो रिस्क तो है ही ना। तो क्या हुआ, एक टाइम के बाद में एक्चुअल बैंक का बैलेंस या एक्चुअल सेल्स और इसका फेक सेल्स में इतना डिफरेंस बढ़ गया कि अब राजू रामलिंगन ने बोल दिया अब ये मेरे बस की बात नहीं है, आई क्विट। और उसने सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सुबह 11 बजे एक मेल लिख के भेजा कि भाई साहब, मैंने आज दिन तक ये जो भी आपको मेरी सत्यम कंपनी के प्रॉफिट्स दिख रहे हैं ये सारे मैनिपुलेटेड है और इसके पीछे इसका करता धरता मैं और मेरे साथ में जो भी मेरे डायरेक्टर्स थे वो थे। ऐसा किसी प्रकार का प्रॉफिट हमारी कंपनी में नहीं है। मैं आपके सामने गिव अप करता हूं। आप कल जाके रेड मारो और मुझे अलग से जेल हो, इससे अच्छा मैं खुद ही अपना क्राइम कमिट करता हूं। सुबह 11:05 ऐसा कुछ सुबह टाइम था, 11:05 पे राजू रामलिंगन ने ये मेल कर दिया सेबी के गवर्नर को। अब जैसे ही मार्केट में न्यूज फैली कि ये सत्यम का जो वर्किंग था वो एक स्कैम था, तुमको क्या लगता है सत्यम के शेयर का प्राइस क्या हुआ होगा? गिर गया होगा। जो शेयर का प्राइस किसी जमाने में 2000 रुपए का था वो 5 रुपए पे आके खड़ा हो गया। अब मुझे एक बात बताना, सच में ये जो कांड किया, ये कांड का नाम मैंने तुमको क्या नाम बोला? सत्यम स्कैम। सत्यम स्कैम, सत्यम स्कैम बोला मैंने। मतलब तुम्हारे हिसाब से ये स्कैम किसने किया? सत्यम कंपनी ने। बट सच में बताओ, सत्यम कंपनी ने किया या राजू रामलिंगन ने किया? दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। आपको दिख रहा है कि ये मॉन्स्टर ने सारा कांड किया है, बट एक्चुअल में मॉन्स्टर तो कोई था ही नहीं। मॉन्स्टर के पीछे बैठा कोई दूसरा इंसान था। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। हमें दिखता है कि ये कंपनी कुछ गलत कर रही है, बट उस टाइम पे कोर्ट उसके रियल ऑब्जेक्ट को देखेगी और पकड़ेगी उस कंपनी को नहीं, उसके कंपनी के पीछे करते धरते उन डायरेक्टर्स को। दिस इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। विल मतलब पर्दा। आपने जो कांड किया है वो कांड को हम डायरेक्टली नहीं देखते, हम पर्दा उठा के देखते कि इसके पीछे रियल कल्प्रिट कौन था। अगर डायरेक्टर्स इसके पीछे के रियल कल्प्रिट है तो हम कंपनी को सजा नहीं देंगे, कंपनी पे पेनल्टी नहीं लगाएंगे, लेकिन उन डायरेक्टर्स को जेल में डालेंगे। क्या कंपनी को हम जेल में डाल सकते हैं? बट उन डायरेक्टर्स को जेल में भेजा जाएगा। आई बात समझ में? Corporate will refers to the legal concept whereby the company is identified separate from the members of the company. The term corporate will refers to the concept that the members of the company are shielded. Members of the company are protected from the liability connected to the company's action. सर कंपनी ने कोई कांड किया तो उसका जुर्माना कंपनी के मेंबर्स नहीं देंगे, क्योंकि कंपनी ने कुछ गलत किया ही नहीं था, कंपनी के डायरेक्टर्स गलत कर रहे थे। If the company incurs any debts or contravenes any law, debts मतलब अगर कंपनी ने कोई उधारी ली होगी या कोई लॉस का उल्लंघन किया होगा, the corporate will concept implies that members should not be liable for those errors. In other words, they enjoy corporate insulation. Insulation मतलब separation. कंपनी ने कांड किया ना, कंपनी के डायरेक्टर को पकड़ो। हमने किया क्या? हमने तो कंपनी में सिर्फ पैसा लगाया था। कल जाके मैं एशियन पेंट्स कंपनी के 1000 शेयर्स खरीद डालूं और एशियन पेंट्स का स्कैम कुछ होता है तो क्या पुलिस मेरे को पकड़ के लेकर जाएगी? बोले तुमने स्कैम किया। अरे मैंने थोड़ी स्कैम किया, मैंने तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। कंपनी में कांड करने वाले वो डायरेक्टर्स थे, उन डायरेक्टर्स को पकड़ो। दिस इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। Thus the shareholders are protected from the acts. Thus the shareholders are protected from the acts of the company. इसका एक फेमस केस लॉ है जिसका नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन। ये केस लॉ आज दिमाग में फिट कर लो, मरते दम तक यही केस लॉ आने वाला है। सैलमन वर्सेस सैलमन laid down the foundation of the concept of corporate will or independent corporate personality. ये केस क्या था, इस केस के बारे में पढ़ते हैं। इन सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड द हाउस ऑफ लॉर्ड, जैसे अपने यहाँ पे जज साहब होते हैं ना, वकील जज साहब होते हैं ना,
वैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, ठीक है, ये फॉरेन का केस है। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स लेड डाउन दैट अ कंपनी इज अ पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। हमें पता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इन दिस केस वन सैलमन, एक सैलमन नाम का एक बंदा था, who incorporated a company जिसका नाम था सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड with 7 subscribers consisting of him, his wife, एक ही वाइफ एंड 4 सन्स और एक डॉटर। ऐसे 7 लोगों ने मिलकर कंपनी चालू किया था। करता धरता सैलमन ही था, बट कोई भी पब्लिक कंपनी शुरू करने के लिए आपको मिनिमम 7 लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। अब मेरे को चालू तो करना है, बट 7 लोग है नहीं ना, भले काम मैं करूंगा बट फिर भी डायरेक्टर्स तो लेके आने पड़ेंगे मुझे। तो उसने क्या किया, वो खुद एक इंसान, वन सैलमन, उसकी एक वाइफ, 4 सन और एक डॉटर, कितने लोगों के टोटल 7 सब्सक्राइबर्स, इन्होंने मिलकर एक कंपनी शुरू कर दी। दिस कंपनी टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट्स ऑफ सैलमन फॉर 38,782 रुपीज एंड इन रिटर्न सैलमन टुक 20,000 शेयर्स ऑफ 1 रुपीज ईच, डिबेंचर्स वर्थ रुपीज, ये ऐसा 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 उसने लिया। उसकी वाइफ को भी कुछ ना कुछ पैसा मिला। मतलब क्या किया इसने, बेसिकली सैलमन आज दिन तक जो खुद से बिजनेस करता था, उसने अपना बिजनेस उस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया 38,000 रुपए में, और उसके बदले में कंपनी से पैसा न लेते हुए उसने कंपनी के शेयर्स ले लिए। मतलब आज दिन तक जो बिजनेस सैलमन इंडिविजुअल कैपेसिटी में करता था, कल से वो बिजनेस अब सैलमन करेगा या सैलमन एंड कंपनी करेगी? अरे सर, सैलमन एंड कंपनी और सैलमन तो एक ही हो गया ना। अरे नहीं ना गधेड़ो, वही तो बात कर रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, अब सब चीजें सही चल रही थी, फिर क्या होता है, सब्सिक्वेंटली द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। ओ माय गॉड, कंपनी होती है बैंकरप्ट ड्यू टू जनरल ट्रेड डिप्रेशन। कोई तो भी ट्रेड का डिप्रेशन आया होगा। द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो जिन लोगों ने सैलमन को उधार दिए थे, क्रेडिटर्स और डेटर्स 2 लोग होते हैं। क्रेडिटर्स मतलब जिससे हमने माल लिया है बट पैसा देना बचा है, और डेटर्स मतलब जिनको हमने माल बेचा है बट पैसा मांगना बचा है। आई बात समझ में? मैंने माल बुला लिया उधारी में और उसको पैसा देना बचा है, मतलब कौन हो गया ये? क्रेडिटर। और मैंने माल बेच दिया, अभी तक उससे पैसा आना बचा है, तो ये कौन हो गए? डेटर्स। तो पैसा कौन मांगेगा कंपनी से, क्रेडिटर्स या डेटर्स? क्रेडिटर्स। डेटर्स तो पैसा खुद मांगेगा, बट कंपनी से पैसा क्रेडिटर्स मांगेगा। ठीक है, द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द ट्यून ऑफ 7,000 रुपीज, वो यूरो है, हम उसको यूपीस पढ़ रहे, contended that Salomon could not be treated as secured creditor of the company in respect of the debentures held by him, as he was the managing director of one-man company, which was not different from Salomon, and the cloak of the company was mere sham and fraud. वो बोलता है भाई साहब तू डिबेंचर होल्डर होगा, तू जाने तेरा काम जाने, तू कोई डिबेंचर होल्डर नहीं, साले कंपनी तूने बनाई, तूने कंपनी से डिबेंचर ली और तू अब कंपनी का डिबेंचर होल्डर बन रहा है, और फिर तू ही कंपनी से पैसा मांग रहा है, ऐसा कैसे होगा? मैं चाहता हूं, हाँ, डिबेंचर मतलब उधारी लिया, ऐसा समझ ले, उधारी। तो जो क्रेडिटर्स है वो बोलते हैं उसकी वाइफ और बच्चों को कि तुम मुझे मेरे पैसे दोगे। क्रेडिटर्स उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को बोलते हैं कि तुम मुझे हमारे पैसे दोगे। तो उसकी वाइफ और उसके बच्चों ने बोला भाई साहब क्या तुमने पैसा हमें दिया था या क्या तुमने पैसा कंपनी को दिया था? अगर तुमने पैसा कंपनी को दिया है तो तुम्हारे पैसे कंपनी रिटर्न करेगी, तुमने पैसा मुझे दिया होता तो तुम्हारे पैसे मैं रिटर्न करती। तो क्रेडिटर बोलते अरे तुम और कंपनी सेम ही तो हो। नहीं भाई साहब, मैं अलग हूं, कंपनी अलग है। जब आपने पैसा दिया था वो कंपनी के बैंक अकाउंट में गया था, जब आप हमको पैसा देते तो आप हमारे बैंक में पैसा देते। यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ, तब जाके हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला कि ओ क्रेडिटर्स, तुम इनकी बीवी बच्चों को पैसा नहीं मांग सकते हो, तुमको पैसा चाहिए, इस कंपनी की एसेट्स को बेच दो और उससे जो पैसा आएगा वो रख लो, बट तुम उस प्राइवेट इंसान को, पर्सनल इंसान को पैसा नहीं मांग सकते, क्योंकि यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी आती है। कुछ समझा? पक्का? अरे हाँ ना? अरे मेरे गधेड़ो हाँ ना तो बोल लो। हाँ,
चलो सर नेक्स्ट टाइम सर लिस्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट में हुआ था इसमें तो बट ऑफ द चेयरमैन भी करना चाहिए ना। अरे क्या 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 नहीं नहीं, अभी तक हम सेपरेट लीगल एंटिटी पे ही थे। हमने पहले सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद में हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल उठाने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से केसेस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होता है। सैलमन वर्सेस सैलमन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के लिए नहीं था, सैलमन वर्सेस सैलमन सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए था, जिसके एक्सेप्शंस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल बोला जाता है। ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल्स पार्ट रीड करना। लिस्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट द फॉलोइंग आर द केसेस वेयर कंपनी नॉट डिसरिगार्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और द प्रिंसिपल दैट द कंपनी इज अ लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयरहोल्डर्स और मेंबर्स। और to determine the character of the company, that is to find out whether कंपनी इज ए एनिमी और अ फ्रेंड। कभी कभी ऐसा होता है कि दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई चलती रहती है, तो आइडियली उस कंट्री के साथ में हमने डीलिंग नहीं करना चाहिए। एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रहा है, तो क्या इंडिया और पाकिस्तान ने ट्रेडिंग करना चाहिए? जैसे पुलवामा अटैक वगैरह हुआ था, पुलवामा अटैक के टाइम पे हमने बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करना बैन कर दी थी, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करना बैन कर दी थी। फिर चाइना के साथ में हमारा वॉर हुआ था, जब हमारा टिकटॉक विकटॉक बैन हो गया था, बहुत सारे लोग बेघर हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे बेचारे, टिकटॉक जैसे बंद हुआ तब से। ठीक है, तो सर उस टाइम पे क्या हो गया कि हमारा और इंडिया और चाइना के बीच के जो रिलेशंस थे उसमें टेंशन आ गया था, तो हमने उस चाइना के साथ में डीलिंग करना बंद कर दिया था। सीधी सी बात है। तो सर आइडियली ऐसा ही होता है कि जब भी दो कंट्रीज के बीच में कोई लड़ाई चलती है तो आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। उस टाइम पे कंपनी ट्रांजैक्शन करती है, और जब कंपनी को पकड़ा जाता है तो कंपनी बोलती है अरे हमने थोड़ी ट्रांजैक्शन किया, डायरेक्टर बोलते हैं हमने थोड़ी, मेंबर्स बोलते हैं हमने थोड़ी ट्रांजैक्शन किया, वो तो कंपनी कर रही थी, और कंपनी कर रही थी या कंपनी के पीछे के डायरेक्टर्स कर रहे थे। तो सर हम कभी कभी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल इसके लिए करते हैं to identify whether the transactions done with another country has been done in friendly relations or as an enemy. ठीक है, continue. In the law relating to trading with the enemy, where the test of control is adopted, the leading case in this point is Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company. If the public interest is not likely to be in jeopardy. Jeopardy means in danger. डेंजर, जियोपार्डी मतलब डेंजर। ओके, The court may not be willing to grant the corporate share, but it may rent the wheel for ascertaining whether a company is an enemy company. अरे पता चला कि जो कंपनी उस कंपनी के साथ में डीलिंग कर रही थी वो चाइनीज कंपनी ही थी और इंटरनल न्यूज़ प्रोवाइड कर रही थी। हमको दिख रहा है कि हमारी कंपनी का नाम है भारती वॉलमार्ट, बट भारती कंपनी कहाँ की है वो भी तो देखना पड़ेगा। जैसे हमने बात किया पेटीएम का, या हमने बात किया फ्लिपकार्ट का, समझो ना, सपोज हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी है? फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है? हाय तो वाह, फ्लिपकार्ट ओनर्स ऑफ फ्लिपकार्ट। वैसे ढोकले हो ना तुम सालो, बिल्कुल नॉलेज नहीं है तुमको कंपनी से वगैरह। क्या अब ये आएगा, कौन है फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट? सचिन बंसल एंड बिनी बंसल। ये दो बंसल्स है जिन्होंने ये कंपनी फॉर्म किया था। ये दोनों लोग पहले अमेजोन में काम करते थे, फिर अमेजोन से बाहर आके इन्होंने फर्स्ट टाइम बैंगलोर बेस्ड कंपनी आई गेस, ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी, जितना मेरे ध्यान में ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, और इन्होंने बाद में शुरू किया अपनी कंपनी। ये देख, ऊपर सचिन बंसल पड़ा, नीचे बिनी बंसल, और इन्होंने शुरू किया एक कंपनी जिसका नाम है फ्लिपकार्ट। और अभी रिसेंट में 1-2 साल पहले इन्होंने अपनी कंपनी को वॉलमार्ट को बेच दिया। जिसको ये बात नहीं पता थी उसके लिए तो ये कंपनी आज भी इंडियन कंपनी है। और सपोज हमारा और यूएस के साथ में कुछ लफड़ा है, हमारा और यूएस का कुछ टेंशन्स बढ़ गए, तो हमने आइडियली यूएस के साथ में डीलिंग नहीं करना चाहिए, बट फिर भी फ्लिपकार्ट जो है वो बिजनेस कर रहा है। फ्लिपकार्ट जो है इंडिया में माल बेच रहा है,
लोगों को लगेगा हाँ फ्लिपकार्ट में क्या दिक्कत है, लेकिन फ्लिपकार्ट एक्चुअली फ्लिपकार्ट है या यूएस की कंपनी है? अरे वॉलमार्ट जो है, वॉलमार्ट का शायद फाउंडर जो है वो सैम वॉल्टन ऐसा कुछ तो भी नाम है उसका, फाउंडर ऑफ वॉलमार्ट। सैम वॉल्टन जो वॉलमार्ट का मालिक है उसका नाम है सैम वॉल्टन, जो यूएस बेस्ड कंपनी है। तो सर आपको दिख रहा है भले ही कि कंपनी जो फ्लिपकार्ट है ना वो इंडियन कंपनी, जबकि वो इंडियन कंपनी बची क्या? इल्ले सर, वो इंडियन कंपनी नहीं, वो ऑटोमेटिकली यूएस कंपनी हो गई। तो यहाँ पे आपने सिर्फ फ्लिपकार्ट को देखा या फ्लिपकार्ट के सामने का पर्दा उठा के देखा कि इसके पीछे के रियल कंपनी कौन है? करेक्ट है, फ्लिपकार्ट के पीछे का आप ये देखोगे कि इसकी रियल कंपनी कौन है? दिस इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। इन विच केसेस विल बी द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल? फर्स्ट केस हमने पढ़ लिया। सेकंड, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू या टू प्रोटेक्ट इनकम टैक्स। ठीक है, ये रीड करते हैं तो समझ में आएगा। साइली रीड करना। थोड़ा थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से। इवेड करना मतलब गायब करना, सरकमवेंट करना मतलब सप्रेस करना। या तो आप टैक्स गायब करने की कोशिश कर रहे हो या टैक्स कम करने की कोशिश कर रहे हो। वो भूल जाएगी कि तू कौन सी कंपनी है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पीछे तूने कांड किया ना, तू भरेगी पैसा। ओके, सेकंड, इंटरेस्ट। शैम, शैम मतलब बोगस, फेक। ओके, रियल ओनर ऑफ द इनकम। अब देखना ये कितने शाणे लोग होते हैं। स्कैम 1992 देखा है सब लोगों ने? स्कैम 1992 में जो सुचिता दलाल है, वो सुचिता दलाल जो उसके साथ का वो अभिनव वगैरह को जो भी इंसान होता है जो बंगाली होता है, उसको लेकर जाती है एक अंडर सी जगह पर और उसको बताती है कि ये देखो, ये माजगांव नाम से कंपनी है जो फेक कंपनी है। हर्षद मेहता उस टाइम पे पता है क्या करता था? अब हर्षद मेहता ने क्या किया, एक कंपनी बना दिया माजगांव नाम से और बताता था कि ये जो माजगांव नाम से कंपनी है, माजदा या माजगांव ऐसा कुछ तो भी नाम था उसका, ये जो माजगांव नाम की कंपनी है कोई तो भी बिजनेस करती है और इस कंपनी में, इस कंपनी को बना के 1 लाख रुपए का सपोज जैसे शेयर कैपिटल है तो उसका 70,000 रुपया खुद, 70,000 रुपया उसने अपने पास में रखा। ठीक है, अपने पास में रखा मतलब क्या? एक ये समझना, एक प्राइवेट कंपनी बनाई, एक पब्लिक कंपनी बनाई और ये खड़ा है यहाँ पे हर्षद मेहता। अब प्राइवेट कंपनी क्या करती थी, इसने ये एक फेक पब्लिक कंपनी बनाई और इसका 70% स्टेक इसने लेके रखा। किसने? इस प्राइवेट कंपनी ने। हर्षद मेहता ने लिया है क्या? इस प्राइवेट कंपनी ने इन्वेस्ट किया है पब्लिक कंपनी के अंदर। ठीक है, ये जो पब्लिक कंपनी है ये एक्चुअली कोई पब्लिक कंपनी थी या फेक कंपनी थी? फेक कंपनी थी। और इसमें ना इसके नाम के शेयर से ना बस मार्केट में खरीदते रहता था। अरे शेयर्स आएंगे तो वापस इस कंपनी के पास में जो फेक कंपनी थी। ऐसा करके क्या किया ना, इसने उस शेयर्स की डिमांड बढ़ा दी। तो जो शेयर्स 10 रुपीज के मिलते थे वो डिमांड बढ़ते 70 रुपीज तक पहुंच गए। जैसे ही 70 रुपीज तक बढ़ गए, इस कंपनी ने इस कंपनी के सारे शेयर्स मार्केट में बेच डाले और बाहर आ गया। इससे इस प्राइवेट कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा हो गया, 7 गुना, 7 टाइम्स। मतलब उसने, प्राइवेट कंपनी ने अगर सामने कंपनी में 100 करोड़ रुपए डाले थे तो डिमांड बढ़ा के 700 करोड़ तक पहुंच गया और निकल के बाहर आ गया। अब इस प्राइवेट कंपनी के पास में कितने रुपए आ गए?
700 करोड़ और बाद में ये प्राइवेट कंपनी हर्षद मेहता को 700 करोड़ रुपए लोन दे देती थी। एक बात बताओ, ये प्राइवेट कंपनी, ये पब्लिक कंपनी, ये कोई अलग अलग थी या ये हर्षद मेहता का ही था जो भी था सब? लेकिन उसने अपने आप के ट्रांजैक्शंस ऐसे बताए सेबी के नजर में कि उसके हिसाब से कोई गलत ही नहीं हो रहा था। हाँ भाई, एक प्राइवेट, तुम पब्लिक कंपनी से लोन नहीं ले सकते हो, एक इंडिविजुअल इंसान पब्लिक कंपनी से लोन नहीं ले सकता था, प्राइवेट कंपनी से ले सकता था। तो हर्षद मेहता ने बोला प्राइवेट कंपनी से तो ले सकता हूं ना मैं लोन, ठीक है मैं एक प्राइवेट कंपनी बना लेता हूं। प्राइवेट कंपनी बना दी। अब ये जो प्राइवेट कंपनी बना दी, अब इस प्राइवेट कंपनी के पास में पैसा आएगा कहां से? तो बोले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। तो बोले ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो कर देंगे, बट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हम कौन सी कंपनी में जाए? हमने रिलायंस के शेयर खरीदे, हमको थोड़ी पता रिलायंस बढ़ेगा या गिरेगा, क्यों ना खुद की एक फेक कंपनी बना लेते। तो उसने बना ली एक फेक कंपनी, पब्लिक कंपनी। उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए प्राइवेट कंपनी ने, बाद में उस शेयर्स में बहुत तेजी लाया, जानबूझ के खुद ने तेजी लाया और उस शेयर्स को बेच डाले, बेच के बाहर आ गया। अब प्राइवेट कंपनी के पास में पैसा आ गया। अब प्राइवेट कंपनी ने हर्षद मेहता को लीगल टर्म्स में पैसा दे दिया, पॉइंट खत्म। क्या गलत हुआ? कोर्ट के हिसाब से सब कुछ सही हुआ। मैं बोल रहा हूं प्राइवेट कंपनी से आप लोन लेते थे, प्राइवेट कंपनी ने फेक पब्लिक कंपनी बनाई, उससे शेयर मार्केट से पैसा कमाया और प्राइवेट कंपनी ने अपने पास में रख लिया पैसा। अब वो प्राइवेट कंपनी हर्षद मेहता को लोन दे देती थी। हर्षद मेहता के पास में जो पैसा आया वो लॉ के हिसाब से सबसे बढ़िया थे, सब सही चल रहा था। तब जाके कोर्ट को समझ में आया कि एक मिनट, ये पब्लिक कंपनी तो फेक कंपनी है, ऐसी तो कोई कंपनी नहीं है, ये कंपनी कोई बिजनेस करती नहीं है। तो फिर भाई साहब तूने पैसा कमाया कहां से? तूने प्राइवेट कंपनी को दिया। प्राइवेट कंपनी कौन ओन करता है? हर्षद मेहता ओन करता है। तो एक मिनट, वो प्राइवेट कंपनी झूठी, वो पब्लिक कंपनी झूठी, इसके पीछे का कर्ता धर्ता कौन है? हर्षद मेहता। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, कांड किया कंपनी ने, फंसा हर्षद मेहता। आई बात समझ में? दिस इज नोन एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। और उसने ऐसा क्यों किया? इस केस में उसने रेवेन्यू बचाने या टैक्स बचाने के लिए नहीं किया था। इस केस में उसने अपना टैक्स बचाने के लिए किया था, क्योंकि कंपनी जब किसी को टैक्स डिविडेंड देती है तो वो टैक्स फ्री देती है। टैक्स फ्री डिविडेंड होता है हमेशा, कंपनी खुद के जेब से टैक्स भरती है। आई बात समझ में? अगर मुझे रिलायंस कंपनी से अगर डिविडेंड आता है तो मुझे टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं थी आज दिन तक। अभी थोड़े लॉस चेंज हो गए, वरना मुझे अगर रिलायंस कंपनी से 500 करोड़ रुपए भी अगर एज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आते तो मेरे को 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगता, क्योंकि इनकम टैक्स कंपनी पे ऑलरेडी कर देती है, मुझे टैक्स नहीं आएगा। लेकिन अब थोड़े लॉस चेंज हो गए, वो जान दो, अपन इनकम टैक्स में नहीं जाना है अपने को। तो ये जो आपने कांड किया, ये जो इधर का पैसा इधर घुमाए, इधर का पैसा इधर घुमाए, इधर का पैसा फिर आपके पास में आया फाइनली, ये आपने किया ना, यहाँ पे होगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्स। अगर किसी इंसान ने ऐसा कोई सिस्टम बनाया टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टू प्रोटेक्ट द टैक्स, तो उस टाइम पर भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा। थर्ड, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन मतलब जो काम आप ऐसे नहीं कर सकते थे तो आपने ऐसा करना शुरू किया, उस टाइम पर भी लीगल ऑब्लिगेशन देखा जाएगा। उस टाइम पे ये देखा जाएगा कि भले ही आपने ऐसा किया, बट किया तो आपने ही है ना, फंसोगे आप। ठीक है, अवंती रीड करना। To avoid legal obligation, where it was found that the sole purpose for the formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen, the Supreme Court upheld the piercing of the veil to look at the real transaction. ओके, मतलब वो क्या करता था, जान पूछ के मेरी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो मेरे को बहुत सारा टैक्स भरना पड़ने वाला है, तो मैं क्या करता था, मेरी कंपनी में है ना, मैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ दिखा देता था कि मेरी बीवी भी मेरी कंपनी की एम्प्लॉय, मेरा बच्चा भी मेरे कंपनी का एम्प्लॉय, और ऐसा करके ना उनको एक्स्ट्रा बोनस दे देता था। एम्प्लॉय को तो बोनस दे ही सकते हो, जैसे ही आप एम्प्लॉय को बोनस दोगे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, जैसे ही आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा आपका टैक्स बच जाएगा। प्लस आप ये बोल सकते हो कि हमने बहुत सारा बोनस दिया, आपने आइडियली बोनस दिया था क्या? घर के घर में पैसा गोल गोल घुमाया आपने, ऐसा करोगे तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा। ओके, फोर्थ, Formation of सब्सिडरीज। subsidiaries to act as agents. सब्सिडरीज का मतलब होता है जैसे टाटा सन्स, SONS,
ये होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, इसके छोटे 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 बच्चे हैं। बच्चे कौन कौन से हैं? टाटा मोटर्स, टाटा स्टारबक्स, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा मेटल्स, टाटा टिस्को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये होल्डिंग कंपनी है। दिस इज पेरेंट कंपनी, ये उसके सारी सब्सिडरीज कंपनी है, दैट इज चाइल्ड कंपनी। आई बात समझ में? ओके। A company may sometimes be regarded as an agent or trustee of its members or of another company and may therefore be deemed to have lost its individuality in favor of its principal. Here the principal will be held liable for the acts. बहुत सी बार क्या होता है ना, होल्डिंग कंपनी फंसे ना इसलिए वो अपनी सब्सिडरी से कांड करवाता है। दिखने में तो सब्सिडरी ने कांड किया है, बट सब्सिडरी को ऑर्डर देने वाला तो होल्डिंग था ना, उस टाइम पर भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होता है। मतलब आप जानबूझ के सब्सिडरी कंपनीज फॉर्म करते हो कुछ कांड करने के लिए, और फंसेगी तो सब्सिडरी फंसेगी ना, हम सेफ है, ऐसा नहीं होगा, नाम तुम्हारा बदनाम होगा। आई बात समझ में? मतलब क्या होगा कि एक लिस्टेड कंपनी है, एक स्टॉक मार्केट की कंपनी है, उसको पता है कि अगर मैंने कांड किया तो सेबी मुझे बैन कर देगा, तो वो क्या करता है, एक अपनी छोटी सब्सिडरी कंपनी बनाता है जो प्राइवेट कंपनी है, जो सेबी के नजर में नहीं आती है, और उससे कोई कांड करवाता है। अगर फंसेगी तो कौन सी कंपनी फंसेगी? प्राइवेट कंपनी। इस कंपनी को कोई हाथ लगा क्या? तो ये बच सकता है। तो अगर आपने ऐसी सब्सिडरी कंपनीज बनाया कोई इलीगल काम करने के लिए, तो दिख रहा है भले कि वो सब्सिडरी ने कांड किया है, बट इसके पीछे का कर्ता धर्ता कौन था? ये होल्डिंग कंपनी। तो उस टाइम पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा और ये होल्डिंग कंपनी जाएगी, ना कि सब्सिडरी कंपनी। ओके, एंड लास्ट, Company formed for fraud or improper conduct or to defeat law. सर आप ऐसी कंपनी बनाते हो जिससे आप लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करना चाहते हो या इम्प्रॉपर यूज करना चाहते हो उसके, तो भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा। ओके, Where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose, that is, for example, to defeat or circumvent law, to defraud creditors or to avoid legal obligation. For example, Guilford Motor Company versus Ford. करेक्ट। ये जो केस लॉज है वो केस लॉज तुमको नाम याद बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ एक ही केस लॉ का नाम याद करना है जिसका नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन। अब सर लास्ट वाला पॉइंट है कि अगर आप ऐसी कोई कंपनी बनाते हो जो सिर्फ फ्रॉड करने के पर्पज से बनाई है आपने, कि आप उस कंपनी के अंदर, जैसे चिट फंड कंपनीज बनती है, महालक्ष्मी लॉटरी, महालक्ष्मी चिट फंड देखा है ना, हेरा फेरी, 21 दिन में पैसा डबल। तो आप ऐसी कोई फेक कंपनी बनाते हो, ठीक है, वो जो अनुराधा थी, अनुराधा थी ना, क्या नाम था उसका, अनुराधा, हाँ, तो अनुराधा क्या करती है, फेक कंपनी बनाती है, लोगों से पैसा लेती है और लेकर भाग जाती है। कांड किया कंपनी ने, बट फंसेगा कौन? अनुराधा, क्योंकि उसके पीछे का रियल कल्प्रिट अनुराधा थी, ना कि वो कंपनी। कंपनी तो एक मियर शैम थी, एक बोगस कंपनी नाम से बना दी। कंपनी फॉर्म करना मतलब क्या है? 15 मिनट में कंपनी तैयार हो जाती है। जाओ MCA वेबसाइट पे, 15 मिनट्स में फीस भर के आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके 15 मिनट में आपकी कंपनी रेडी। लेकिन आपने ये जो कंपनी बनाई है वो क्यों बनाई है? किसी को डिफ्रॉड करने के लिए, किसी को फंसाने के लिए। तो ऐसे टाइम पर भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा और उसके पीछे का देखा जाएगा कि इसका रियल ओनर कौन था। आइडियली लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होता नहीं है, क्योंकि कंपनी अलग, कंपनी का मालिक अलग। बट इन 5 केसेस में आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होकर यह बताया जाएगा कि यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है बेटा, फ्रॉड तुमने किया है, भले नाम किसी और का हो, बट सजा तुम ही को होगी। एक बात समझ में? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, व्हेन कैन इट बी लिफ्टेड, ये 5 केसेस है, फटाफट लर्न करके दो, यहां तक पढ़ के दो।